वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इस चैप्टर का नाम है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी होता क्या है, तो बहुत बार आप पढ़े होंगे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, पढ़े होंगे ना कि नहीं पढ़े? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस, वो तो बराबर है। तो आप बैलेंस शीट देखेंगे, ध्यान दो इधर, बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें आपको करंट एसेट दिखेंगे, टोटल करो करंट एसेट की, फिर करंट लायबिलिटी दिखेंगे, उसकी टोटल करो, डिफरेंस निकालो, हो गया वर्किंग कैपिटल। लेकिन वो किसके लिए हो गया? जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन के लिए हो गया। मतलब आज की बैलेंस शीट आपने निकाली, आज की बैलेंस शीट निकाली, उसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, आज का वर्किंग कैपिटल दिखेगा आप। लेकिन हमें आज का क्या करना है? हमें फ्यूचर के लिए चाहिए कि हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस जो है उसमें हैम्पर न हो, डे टू डे बिजनेस में हैम्पर न हो। तो इसके लिए फ्यूचर के एस्टिमेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। या ऐसा सिर्फ जानना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर है वही, लेकिन उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल या उसको ब्लड सर्कुलेशन के साथ हमने एनालॉजिकल एग्जांपल लेके क्यों बताया? सपोज अपने को सब्जी का बिजनेस करने का है, सब्जी का बिजनेस करने का है, और एकदम शुरुआत में कोई भी बिजनेस है ना, थोड़े में स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जी का बिजनेस करना है तो चलो किसके साथ कंपटीशन करते? रिलायंस वाले के साथ। रिलायंस फ्रेश, वो भी तो सब्जी का धंधा करता है ना। रिलायंस फ्रेश क्या सब्जी का धंधा करता है, तो अब चलो रिलायंस फ्रेश जैसा करना है। तो बोले क्या है, सारे मेट्रो सिटीज 2 टायर 3 टायर सिटी में पहले बड़े बड़े बिल्डिंग खरीद के मॉल डाल दो, तो होगा डूब गए तुम पहले दिन ही समझ लो। तो ऐसा नहीं, स्टार्ट करना पड़ता छोटे से। तो अपन ने सोचा कि भाई पिताजी को 500 रुपए मांगते हैं सब्जी का बिजनेस शुरू करने के लिए, पैसा तो लगेगा ना, 500 रुपए मांगते हैं पिताजी को बिजनेस शुरू करने के लिए। फिर सवेरे कॉटन मार्केट में गए जहां होलसेल में सब्जी मिलती है, वो लेके आए और अपने एक आध फुटपाथ में जगह पे अपन दुकान लगा दिए और सवेरे से शाम तक बैठ के बेच दिए सब्जी। ठीक है, अब 500 की लाए, 800 में बेच दिए, 500 में लाए, 800 में बेच दिए। अब एक ही कस्टमर को नहीं, अलग अलग कस्टमर को बेचेंगे। ऑफ कोर्स दिन भर बैठना पड़ेगा वहां पे फुटपाथ पे, वो बैलेंस हो गया, तागड़ी गोटा सब लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? कितना हुआ? 300 रुपए पर डे प्रॉफिट हो गया आपका। 300 रुपए पर डे प्रॉफिट हो गया, बराबर है। फिर उसके बाद पहले दिन आपने 300 रुपए कमा लिए, पिताजी को बोलेंगे ये 500 तुमने दिए थे सवेरे, ये 300 वापस। पूरे 500 वापस नहीं, पूरे 800 वापस करेंगे क्या आप उनको? नहीं, क्यों? दूसरे दिन फिर सब्जी लाना है ना, कि एक ही दिन बिजनेस करना है, दूसरे दिन फिर सब्जी लाना है। तो आप क्या करेंगे? 300 रुपए कमाए तो एक्स्ट्रा वो उनको दे देंगे, 500 रुपए बाजू रखेंगे अगले दिन सब्जी लाने के लिए। फिर अगले दिन फिर से सब्जी लाए 500 की, फिर 800 में बेचे, फिर 300 रुपए दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ। फिर उसमें से 200 वापस कर दिए, पिताजी के तो 500 ही है ना, तो लोन फ्री हो गए आप 2 दिन के अंदर, बराबर है। फिर तीसरे दिन फिर 500 की सब्जी लाएंगे, बराबर है कि नहीं? ऐसा रोज 300 300 300 कमाएंगे आप। ऐसा मान लो 300 दिन बिजनेस किया, 365 दिन, संडे की छुट्टी भी लेंगे ना, अपने को आदत है। 300 इंटू 300 दिन चलाएंगे, संडे की छुट्टी लेंगे, कितना हुआ? कितना हुआ? 90,000 आपने कमा ली। दिस इज प्रॉफिट। न तो टैक्स है, न कुछ है, न कुछ, न रेंट है, न कुछ, सड़क पे लगा है फुटपाथ पे दुकान, बराबर है कि नहीं? तो ये प्रॉफिट हो गया, आफ्टर टैक्स भी हो गया। टैक्स भी थोड़ी देना है अपने को, कहीं को 90,000 रुपए, क्या को टैक्स, सब तो कैश पे धंधा है, पूरा कमा लिए 90,000। अब आपका रोज 500 की सब्जी लाते थे, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है बिजनेस में? 300 दिन में, 300 दिन में कितना? रोज 500 की सब्जी ला रहे हैं ना, तो 300 दिन में इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 1,50,000। गलत, सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्टमेंट। आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया क्या? सिर्फ 500 ही तो किया, 1.5 लाख किया। हम आपको ये नहीं पूछे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ परचेसेस, आपने परचेसेस कितने रुपए की सब्जी की, ये नहीं पूछा आपको। हमने ये पूछा कि आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना है? 500 है कि नहीं, ये बताओ।
वही 500 घुमा रहे हैं ना आप। भैया 500 पिताजी से लिए, वो उनको वापस भी कर लिए, लेकिन अपने 500 बाजू रख दिए और रोज रोज वही 500 की सब्जी ला रहे, 800 में बेच रहे, 300 रुपये अंदर कर रहे, फिर 500 की सब्जी ला रहे, 500 रुपये बचा के 300 अंदर कर रहे। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका कितना है? केवल 500 रुपये है कि नहीं है? अब 500 रुपये इन्वेस्टमेंट डाल के आपने कमाया 90,000, कमाए कि नहीं? तो और ये 500 साल भर 500 ही है, ज्यादा नहीं है इन्वेस्टमेंट आपका। तो आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या हुआ? 500 इन्वेस्ट करके 90,000 कमाए, इंटू 100 करो। 90,000 डिवाइडेड बाय 500%, 18,000%। तो आपका ROI हो गया 18,000%। आपने बोला कभी इतना होता क्या? सुना नहीं हमने। होता है, सब्जी वालों को जरूर होता है, जरूर होता है। अब उसका रिटर्न 18,000% है। कोई भी इंडस्ट्री का नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री का नहीं है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कोई भी इंडस्ट्री लो, सब्जी वाले का ही है। और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 18,000% रिटर्न है। अब ये सवाल आता है कि भैया उसने फिर 500 की सब्जी लाए, तो उसके पास तो पिताजी के देने के बाद नेक्स्ट डे 2 दिन में तो पिताजी के पे कर दिए। अब तीसरे दिन उसके पास 800 थे ना, पैसे तो 800 थे, तो उसने 800 की सब्जी लाके और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए था ना, कमाना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं लिया उसने? 500 की क्यों लाया? उत्तीस तो बड़ी मुश्किल से बेचती है, बची हुई वो गाय बकरी को खिलाते, बची हुई गाय बकरी को खिलाते। 800 के बेचने के बाद कुछ बचता, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक पेरिशेबल है, तो एक बकरी भी पाल लिए, चलो उसको खिला लो, या गाय पाल लो तो उसको खिला दो, तो दूध भी फुकट मिलेगा। तो समझ रहे क्या? तो कहने का मतलब फिर उसने 800 की सब्जी क्यों नहीं लाए? फिर नेक्स्ट डे और 2400 की ला सकता था, क्यों नहीं लाए? उतना बिकता नहीं होगा ना, उतना डिमांड नहीं होगा। तो भले इसका रिटर्न 18,000% होगा, बट हिज इनकम इज नॉट इवन टैक्सेबल। 90,000 के ऊपर साल का कमाई नहीं हो रहा उसका। आर यू फॉलोइंग? तो ये समझ लो कि जितने छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उसमें ये परसेंटेज बहुत भारी दिखता है उसका कमाई का, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट बहुत कम आता है। एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट बहुत कम आता है। ये दूसरी बात हो गई। हमारे को ये देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट केवल 500 है, तो वर्किंग कैपिटल हमारा हो गया सिर्फ 500। आर यू फॉलोइंग दिस? ठीक है। अब मान लो कि ऐसा एक आध महीना चलाया आपने, ठीक है, फिर रोज रोज के आजू बाजू के कस्टमर पहचान के हो जाते, आप उनको पहचानते, वो आपको पहचानते। फिर उन्होंने बोला कि यार ये रोज रोज वो चिल्लर पैसे देना पड़ता, चिल्लर का वांदा रहता, एक काम करो, बोले एक डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, आपके पास दे दे डायरी, और हमारे यहां से जो भी सब्जी लेने को आएगा, सब्जी देने का हमारे अकाउंट में लिख के रखने का, और महीने का सैलरी हो गया हमारा कि 2-3 तारीख तक आपको पैसे जितना भी हो गया पिछले महीने का टोटल मारेंगे, दे देंगे। ये बहुत सारे सर्विस वाले लोग करते हैं, उनको यानी सब्जी लेने तक के कैश नहीं रहती उनके पास, तो ऐसा उधारी में लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोले चलो उधार लेना है। अब मान लो कि सारे कस्टमर बोल रहे हैं हमको उधार दो 1 महीने का, क्या बोल रहे हैं? 1 महीने का उधार दो हमको। तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 500 रुपए की सब्जी रोज लाना पड़ेगा, ऐसा 30 दिन के लिए, ऐसा 30 दिन के लिए। सो 500 इंटू 30, 15,000। सो आपको ये बिजनेस चलाना होगा तो 15,000 आपको फिर इन्वेस्टमेंट लगेगा, बराबर है। और जब 1 महीना हो जाएगा तो ये सारे लोग पैसे दे देंगे आपको, तो आपके पास फिर से पैसे हो जाएंगे। तो ये 15,000 से ज्यादा नहीं लगेगा आपको इन्वेस्टमेंट। 1 महीने की सब्जी खरीदने के लिए रोज के 500 के हिसाब से 15,000। फिर 31वें दिन पुराने वाले पैसे जो आएंगे ना, तो वो फिर से हम सर्कुलेट कर सकते हैं, तो आपका टोटल लगेगा 15,000। तो वर्किंग कैपिटल हो गया 15,000। अब सब तो कस्टमर ऐसे नहीं रहते कि उधार सब्जी भी खरीदते हैं। तो मान लो कि आधे कस्टमर उधार वाले, आधे नगद वाले हैं, आधे उधार वाले, आधे नगद वाले, तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल क्या होगा? 7,500 होगा। समझ रहे? अभी 7,500 ने एग्जैक्ट 7,500 में जमेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेट है हमारा। जैसे हमने बोला 1 महीने के अंदर पैसे देंगे, अब सब लोग बराबर 1 तारीख को सवेरे आके पैसे देंगे, इतने ईमानदार लोग है अपने यहाँ पे? नहीं, वो तो 4, 5, 6, 7 तारीख के बाद मांग के पीछे पड़ना पड़ेगा उनके, तब देंगे वो पैसा। बिकॉज डेटर वसूल करना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। डेटर को कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते, उसको बोलेंगे क्या है भैया महीने भर में पैसे, तब बोला अब 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, पैसे दे रहे, कल सब्जी नहीं लेने का। बोले ठीक है, नहीं आता, पुराने पैसे भूल जाएंगे वो, बोले कि नहीं। तो आपको कस्टमर को बगैर हर्ट किए
उससे पैसे निकालने और अपना नुकसान भी नहीं होने देने का। तो रिकवरी ऑफ मनी वो भी आएगा, डेटर्स मैनेजमेंट इन वर्किंग कैपिटल आएगा, वो भी आएगा। तो वो भी एक कला है, वो भी एक फन है। और नागपुर में तो बड़ा मुश्किल काम है, आपने जो बिजनेसमैन उनको पता है, नागपुर में लोग पैसे नहीं देते, कोई भी बिजनेस हो, डेटर्स वसूली करना बहुत डिफिकल्ट है। बॉम्बे में, बंगलोर में, दिल्ली में प्रोफेशनल लोग हैं, खासतौर पे बॉम्बे में, कुछ भी काम लेके आते सीए के पास, पहले फी पूछते हैं, आधी फी पहले दे देते, बाद में बोलते 1 महीने के अंदर काम होना, ठीक है 1 महीने के अंदर काम हो, पूरा पैसे निकाल के देते। हमारे नागपुर में ये सिस्टम है, कस्टमर आता है सीए के पास, क्लाइंट आता है, कितनी फीस हो गई वो पूछता ही नहीं, इट डजंट आस्क, वो पहले काम दे देता, फिर जल्दी करो बोलता है, फिर काम होने के बाद फिर भी नहीं पूछता फी कितनी हो गई, अपना वो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है लेके चला जाता है। फिर उसके बाद 2-4 महीने के बाद फीस पूछेगा, वो पूछेगा ही नहीं, आप ही बोलो कि अरे वो फीस देने की है ना, अच्छा देने की है क्या, अच्छा कितनी देने की है, बोले 1 लाख। 1 लाख इतने से काम की 1 लाख होते क्या, वहां से शुरू करता हो। फिर ऐसा टालम टलम करते अगले साल तक के नहीं देता, तो इस साल की ऑडिट फी अगले साल आती है, अगले साल की ऑडिट फी और अगले साल आती है, 1 साल भर कर है तो उधारी, और वो भी आप साल टू साल वसूल करेंगे तो ठीक। कुछ बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हमने देखे हैं, बहुत सारे सीएज लोग को देखे हैं कि वो क्लाइंट को पैसे मारने में हिचकिचाते, डर यह रहता कि नया नया प्रोफेशन शुरू किया, पैसे मांगेंगे, आदमी नाराज होगा तो चला जाएगा, तो इसलिए वो मांगते नहीं। और फिर 5-5, 6-6 लाख रुपए फीस हो जाती है उनकी टोटल 2-3 साल में, और फिर उसको बोलते कि दो भैया, तो वो सीए को छोड़ देता, यानी 5 लाख डूब गया उसके, छोड़ देता। इसलिए आप सीए बनेंगे तो ध्यान रखना, हर रिपोर्ट के साथ, हर उसका जो क्वेरी होगा, रिपोर्ट होगा, बैलेंस शीट होगा, टैक्स ऑडिट होगा, हर रिपोर्ट के साथ आपका बिल जाना चाहिए कि ये करंट इसका बिल, और साथ में एक रिमाइंडर कि पिछले इतने काम किए थे, उसके इतने पेमेंट ड्यू है, कृपया देने का करके। और एक आदमी को ऑफिस में रखने का जिसका काम रिकवरी, वो फोन करते रहेगा बराबर बीच में कि अरे वो पैसे नहीं आए आपके, आपने नहीं करने का, अरे वो पैसे नहीं आए। फिर एक आध बार क्लाइंट आपको फोन करेंगे कि अरे क्या यार वो तुम्हारा वो आदमी बार बार फोन करता, अरे नहीं ये वो आपके लिए नहीं है, अब उसको बता दिया भैया वसूली आपके जैसे तो कम लोग हैं ना जो पैसे देंगे, बहुत सारे लोग तो देते ही नहीं ना जल्दी, तो उनके लिए वो रिमाइंडर डालना पड़ता, तो वो सिस्टम है, आपको भी रिमाइंड करना पड़ता। तो ऐसा कर करके बड़े ट्रिक से पैसे वसूल करने पड़ते हैं। आर यू फॉलोइंग? तो हर कोई आपको बराबर 1 महीने में पैसे देंगे तो ठीक है, बट ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास 15,000 वर्किंग कैपिटल है तो हम हमारा रोलिंग चालू रख सकेंगे। लेकिन उसमें तुमने ढील दी, 1 महीने के या 2-2 महीने लोग पैसे नहीं दे रहे, तो ये वर्किंग कैपिटल आपको कम पड़ेगा, फिर आपको 30,000 की जरूरत होगी। तो हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं ताकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल हमारा फंसा रहेगा बिजनेस में, उतना उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, और यदि बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना है, हमारा ओन पैसा है, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। हमारा पैसा फुकट आता क्या? किसी को बोले तेरे पास 10 लाख पड़े हैं ना भैया, हाँ मेरे को दे देना, मैं बिजनेस में लगाता, फुकट देगा क्या वो? नहीं, वो बोलेगा भाई मैं तो एफडी में 10% कमा रहा हूं और तुमको दूंगा तो अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक वाला तो सिक्योर्ड है, तुम्हारे से रिस्क भी है, तो मेरे को 20% देते होंगे तो देता हूं मैं लोन, नहीं तो नहीं देता, सीधा बोलेंगे वो। और वो 20% देंगे तो शायद वो दे देंगे आपको पैसे, बोले चलो उधर तो 8% मिलते, इधर 20 मिल रहा है, लेकिन उसमें भी रिस्क रहती है, कुछ दिन इंटरेस्ट मिलेंगे, बाद में भी इंटरेस्ट भी नहीं, प्रिंसिपल भी नहीं, गए डूब गए, ऐसे कितने लोग डूबे। तो वी हैव टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स। ये हर एक चीज जो है फाइनेंस की, इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स है अपने पास। तो पहले हम वर्किंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे। तो आपको एक आइडिया आ गया कि एक बिजनेस रन करने के लिए, जैसे कि हमें कुछ तो रॉ मटेरियल का स्टॉक चाहिए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप एवरेज में कितना स्टॉक रखेंगे रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट। फिर रॉ मटेरियल का होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन करते हैं, तो जब तक वो फिनिश नहीं होता तब तक उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें भी कुछ पैसा घुसा रहता है, इन्वेस्ट हुआ रहता है। फिर इसके बाद उसका बनता फिनिश गुड। अब ऐसा नहीं है कि इधर फिनिश गुड बना कि लोग लाइन में खड़े हैं कि भाई गरम गरम दे दो हम लेके जाते करके, ऐसा होता क्या? नहीं, वो फिनिश गुड बना के पड़ा रहता है दुकान में, गोडाउन में। फिर उसके बाद कस्टमर आता है, फिर उसको माल बेचते हैं, तो फिनिश गुड्स का बनता है डेटर्स। फिर डेटर्स आराम से पैसे देते हैं, और फिर उसका फिर रॉ मटेरियल हम लाते हैं। कुछ समझ रहे?
तो रॉ मटेरियल में जो पैसे हमारे इन्वेस्ट होते हैं, जो हरे हरे गुलाबी गुलाबी नोट हमारे इन्वेस्ट होते हैं, 2000 के नोट गुलाबी है ना, 500 के हरे है, तो जो हमारे हरे हरे गुलाबी गुलाबी नोट इन्वेस्ट होते हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उसका दर्शन हमको फिर से, उसका दीदार दर्शन हमको फिर से कब होता है कि रॉ मटेरियल का बनता वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का बनता फिनिश गुड, बनने में भी कुछ टाइम लगता, फिनिश गुड बनने के बाद कुछ दिन पड़ा रहता, ठीक है, फिर उसके बाद डेटर्स 2-2 महीने पैसे नहीं देते, और फिर उसके बाद कैश आती है। तो ये जो पैसे गए वो फिर से अपने को दिखने के लिए कुछ समय लगता है, मे बी 50 डेज, 40 डेज, 90 डेज। तो उन 90 दिन के लिए, वो 90 दिन के लिए, जैसे मान लो रॉ मटेरियल लाते तो एवरेज में 10 दिन का रॉ मटेरियल पड़ा रहता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन ही हमारा ऐसा है कि 15 दिन लगते हैं, अभी माल डाला तो 15 दिन में धीरे धीरे बन के निकलता है, फैक्ट्री है, प्रोसेस है। फिर उसके बाद फिनिश गुड गोडाउन में वो मान लो कि 10 दिन पड़ा रहता है एवरेज में, फिर उसके बाद डिस्पैच करते कस्टमर को, फिर वो डेटर बोलता 2 महीने की उधारी 60 दिन, हर बिजनेस में अलग अलग दिन की उधारी रहती है, 60 दिन, और फिर कैश दिखेगा आपको, फिर कैश दिखेगा। तो 10, 15, 25, 35, 35 और 60, 95, 95 डेज। तो 95 डेज की साइकिल है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो 95 डेज के लिए आपको रोज नए नए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आज रॉ मटेरियल लाया, पैसे दिए, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो लेबर का पेमेंट करना पड़ेगा, पावर का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन के लिए फिर से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर ये फिनिश गुड गोडाउन में पड़ा रहेगा, उधर रॉ मटेरियल लाते रहो, प्रोसेस बनते रहेगा, माल बेच भी दिया, पैसे नहीं आए, तो ये जो हरे हरे नोट अपने गए हैं कैश रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उसका फिर से दर्शन होने के लिए 95 दिन लगेंगे। और ये 95 दिन हमें हर एक दिन नया नया पैसा अपने खिस्से में से बिजनेस में डालना पड़ेगा। द सम टोटल ऑफ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। और 95 दिन होने के बाद क्या होगा, जो सबसे पहले माल बेचा था डेटर को, वो पैसे रिकवर हो गए, तो जो रिकवर हो गए तो कैश फिर से आएगा, वो पैसे आप रिसाइकल कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। लेकिन इनिशियल जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपकी, जितने भी दिन की हो, उतने दिन के लिए आपको हर एक दिन नया नया इन्वेस्टमेंट उसके करते जाना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट हैज टू बी डन इन एडवांस। मतलब बिजनेस जैसे शुरू है, रनिंग बिजनेस है, तब भी आने वाले पीरियड के लिए क्या रहेगा, और नया बिजनेस है तो निकालना ही पड़ेगा। तो इवन इफ इट इज अ रनिंग बिजनेस, फॉर द कमिंग ईयर व्हाट विल बी माय वर्किंग कैपिटल, एंड इफ इट इज अ न्यू बिजनेस what will be my working capital right from beginning, that I have to estimate। और एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आता है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि डिटेल दे देते आपको और पूछते हैं कि फाइंड आउट कि वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, 10 मार्क का क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है मई 2014। आपको कंसेप्ट समझ गया पूरा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, समझा है? चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप। इट इज स्ट्रेट फ्रॉम एग्जामिनेशन। 10.1 ब्लैक लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 98, लेबर 53, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन 15 रुपीज पर यूनिट एट बजटेड लेवल एक्टिविटी, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, सब कुछ दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक 3 वीक्स। मतलब क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल स्टॉक रहता है वो 3 वीक के कंजम्पशन के बराबर एवरेज में रहता है। अब जिस दिन माल आएगा रॉ मटेरियल, उस दिन स्टॉक लेवल ज्यादा दिखेगा, बहुत दिन हो गए माल नहीं आया अभी तो स्टॉक कम दिखेगा, तो एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं हम। तो ऑन एन एवरेज रॉ मटेरियल 3 वीक का रहता है। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, परसेंटेज कंप्लीशन विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 75%, लेबर एंड ओवरहेड 70, 2 वीक का रहता है। फिनिश गुड्स 4 वीक का रहता है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2.5 वीक, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 3.5 वीक, देन क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स हो गया। लैग इन टाइम, लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर 2 वीक, मतलब 15 दिन के बाद पेमेंट करते लोग, काम करते हैं 15 दिन उधार पेमेंट करते, जैसे नौकर लोग काम करते हैं, नौकरी पे रहते, वो 1 महीना फुकट काम करते, मतलब उधार काम करते,
और 1 महीने के बाद पैसे देते। ऐसा नहीं ना अभी काम लिया ले पैसे, अभी काम किया ले पैसे, ऐसा रोज रोज पैसे देगा। वो डेली वेजेस वाले रहते उनको रोज भी दे सकते, बट इवन इफ डेली वेजेस वाले भी है उनको वीकली देते पगार। आप देखो जैसे कि कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स वगैरह रहते डेली वेजेस पे है वो उनको भी रोज के रोज पैसे नहीं देते, हफ्ते के हफ्ते देते हैं। तो वहां लैग इन पेमेंट हो गया 1 हफ्ते का, लैग इन पेमेंट हो गया 1 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते की उधारी। फिर उसके बाद टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कंपनी सेल्स 25% आउटपुट इन कैश, मतलब 75% उधार बेचते हैं और 25% कैश में बेचते हैं। तो डेटर्स जो रहेगी वो सिर्फ 75% ऑफ सेल के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर है ना, क्योंकि 25% तो तुरंत मिल जाते हैं अपने को। आगे कैश इन हैंड एंड बैंक इज डिजायर टू मेंटेन एट 2,25,000। तो बोलता है 2.25 लाख हमारे कैश इन हैंड होना चाहिए, बैंक और कैश इन हैंड मिला के। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी रिक्वायर्ड 4% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। यू मे अश्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली थ्रू आउट द ईयर मतलब होता है कि साल भर में 12,000 है तो महीने भर में 1,000 है तो 1 हफ्ते में 500 है, इवनली यूनिफॉर्मली। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा कम ज्यादा होते रहता है। जब सीजन आता है तो उसके पहले माल बना के रखना पड़ता है तो ज्यादा बढ़ता है, और जब स्लैक सीजन आने वाला है तो प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। तो एक्चुअल लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उसके लिए कैसा एडजस्ट करते हैं हम वो बाद में बताएंगे। You are required to prepare a statement showing estimate of working capital needed to finance the budgeted activity level of 1,04,000 units of production। मतलब वो सोच रहे हैं कि हम साल भर में 1,04,000 यूनिट्स बेचेंगे, 1,04,000 यूनिट्स बेचेंगे साल भर में। साल भर में हफ्ते कितने होते हैं? 52, तो 1,04,000 को 52 से डिवाइड करो, मतलब 2,000 पर वीक का उसका प्रोडक्शन एंड सेल रहेगा, ऐसा हम मानेंगे। हेलो, समझ रहे क्या? 52 हफ्ते होते हैं ना साल भर में, तो 52 हफ्ते से डिवाइड करेंगे तो 2,000 पर वीक ये आपका प्रोडक्शन एंड सेल आ गया। ठीक है, तो फिनिश स्टॉक, डेटर्स एंड ओवरहेड्स आर टेकन एट कैश कॉस्ट। तो जो इन्वेस्टमेंट है फिनिश स्टॉक में, डेटर्स में, ओवरहेड में, इट इज टेकन एट कैश कॉस्ट, तो उसको अंडरलाइन करो, एट कैश कॉस्ट। फिर वो जो था अपना कंपनी सेल्स 25% आउटपुट अगेंस्ट कैश, उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि अपन कभी कभी भूल जाते हैं। कंपनी सेल्स 25% ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, उसको अंडरलाइन करो। हो गया, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब हम पहला ही प्रॉब्लम है, बड़े सिस्टम से एग्जाम में कैसे सॉल्व करना उस तरह से बताते हैं। बाद में सेकंड थर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा शॉर्टकट करते जाएंगे, बट लिखना पूरा है आपको। लिखिए क्या पूछा है, वो टाइटल क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ estimate of working capital requirement। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा ये निकालना हमको। अब ये देखो कि यदि हमारी सब्जी 500 रुपए की लाते थे हम, मान लो बहुत भयंकर बिक रही, पहले दिन उसको 500 की लाए, 10 मिनट में बिक गई, तो शायद दूसरे दिन 5,000 की लाएंगा ना। तो मान लो कि वर्किंग कैपिटल डिपेंड अपॉन हाउ मच यू एक्सपेक्ट टू सेल, वर्किंग कैपिटल डिपेंड अपॉन हाउ मच यू एक्सपेक्ट टू सेल, बट इट सेल्स। तो दिस इज एट ए पर्टिकुलर लेवल, जब सेल लेवल बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, सेल लेवल घटेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी घटेगा। इसलिए वी हैव टू स्पेसिफाई कि भाई कितने एक्टिविटी लेवल पे है। प्रोडक्शन एंड सेल 1,04,000 यूनिट्स पर एनम, मतलब ये एक्टिविटी लेवल के लिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी का मतलब हो गया, वो तो बाजू में लिख ही लिया होगा आपने कि 1,04,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, तो ये आ गया 2,000 यूनिट्स पर वीक। तो आपका जो एक्टिविटी लेवल रहेगा वो 2,000 यूनिट्स पर वीक। अब हमने पर वीक क्यों निकाला, तो इसने सारी चीजें जो है ना वीक के हिसाब से दी है, इसलिए वो यदि सारी चीजें मंथ के हिसाब से देता तो पर मंथ निकालते, अरे फॉलोइंग, वो डेज के हिसाब से देता तो पर डे निकालते। लेकिन यहां जो दिया ना डेटर्स, एवरेज, फलाना, स्टॉक, सब वीक वीक में दिया है, और इसलिए हमने वीक में लिया। कभी डेज में देगा तो हम क्या करेंगे, पर डे निकालेंगे, कभी मंथ्स में देगा तो पर मंथ निकालेंगे, रिलेटिव चेंज होगा। ओके, तो हमने जैसा वो साइकिल देखा था, उसमें सबसे पहले क्या है,
रॉ मटेरियल, तो वर्किंग कैपिटल वैसे तो करंट एसेट में करंट लायबिलिटी है, सिर्फ अपने को एस्टिमेट करना है। तो पहले हम लिखते इधर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। रुपीस ए करंट एसेट्स में अपनी साइकिल याद करो, पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, याद है क्या, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स, फिर कैश। डेटर्स इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा यदि दिए है तो, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक कि रॉ मटेरियल में हमारे कितने पैसे घुसे रहेंगे एवरेज में। तो उसने दिया है कि भैया 2 हफ्ते का रॉ मटेरियल, सॉरी 3 हफ्ते का रॉ मटेरियल स्टॉक एवरेज में पड़ा रहता, 3 हफ्ते का, ठीक है। अब 1 हफ्ते में कितने यूनिट बनते, 2000, ठीक है। तो 3 हफ्ते में कितने बनेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, और 1 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितने का लगता, 98 का, तो फिर 98 से गुणना पड़ेगा। सिंपल है। तो यहां अपन लिखेंगे 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3, समझ रहे क्या, 3 वीक्स और मल्टीप्लाइड बाय 98, मल्टीप्लाइड बाय 98। ये समझे आपको, 2000 पर हफ्ता, 3 हफ्ते के 6000, 1 यूनिट के 98 लगते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन करेंगे, लिख देंगे वहां पे 2000 इंटू 3 इंटू 98, तो ये हो गया 5,88,000। ये रॉ मटेरियल स्टॉक, मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 5,88,000 लगेंगे, पहले से समझ लो आप, ठीक है। वी विल नीड इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ 5,88,000। फिर नेक्स्ट क्या रहता, बी वर्क इन प्रोग्रेस, WIP स्टॉक, WIP स्टॉक। अब वो वर्क इन प्रोग्रेस कितने का है बोले, 2 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है। तो 2 हफ्ते, तो 1 हफ्ते में कितने बनते, 2000, तो 2 हफ्ते में 4000, इसलिए 2000 इंटू 2 हफ्ते इंटू, अब वो बोल रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कंप्लीटली नहीं बना है। वर्क इन प्रोग्रेस है मतलब क्या, कंप्लीटली नहीं बना है। तो फिर कितना बना है, तो बोले एज फार एज मटेरियल इज कंसर्न इट इज 75% कंप्लीट, एंड एज फार एज लेबर एंड ओवरहेड इज कंसर्न इट इज 70%। इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट 75% लो, तो मटेरियल का 1 यूनिट को कितना लगता है, 98, तो 98 इंटू 0.75, 98 इंटू 0.75, ये मटेरियल हो गया। प्लस लेबर कितना लेंगे, 70% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, तो आप टोटल भी कर सकते, लेबर 53 प्लस ओवरहेड 88। अब यहां पे ओवरहेड में देखो, अपने बाजू में ही करेंगे क्योंकि वहां इतना सारा हॉच पॉच हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन इतने नहीं बता सकते। यहां पे देखिए वर्किंग नोट 1 WIP, जब भी वहां की जगह कम है तो वर्किंग नोट बनाना बेटर है। WIP स्टॉक, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल जो है 98 इंटू 75%, फिर लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। तो पहले लेबर का निकाल लेते, लेबर, लेबर कितना लगेगा 53, लेकिन वो कितना कंप्लीट है 70%, 0.7, एंड ओवरहेड, अब ओवरहेड्स में 15 रुपए पर यूनिट डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और अपने को बोला है कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालो। तो यहां पे टाइटल में भी लिख दो आप ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ये टाइटल है ना, टाइटल में कहीं तो भी लिख दो ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, जगह नहीं होंगे तो यहां लिखते कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट बेसिस मतलब डेप्रिसिएशन छोड़ देने का, प्रॉफिट छोड़ देने का, दैट इज कैश कॉस्ट बेसिस। हैव अंडरस्टूड? कैश कॉस्ट बेसिस मतलब
डेप्रिसिएशन में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता ना भैया। डेप्रिसिएशन जितना जाता है उसका उतना पैसा कहीं जाता। कैजुअल को एंट्री देखते क्या आप कभी बाय डेप्रिसिएशन? कैजुअल को पेमेंट साइड में देखा क्या आपने बाय डेप्रिसिएशन? नहीं, वो तो पेमेंट करना नहीं पड़ता। इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डू यू रिमेंबर? डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इसलिए जब वो कैश कॉस्ट बोलते हैं तो वेर एवर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड दैट हैज टू बी अवॉइडेड, एंड वेर एवर प्रॉफिट इज इंक्लूडेड दैट ऑल्सो हैज टू बी अवॉइडेड। तो इसमें प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं। तो ओवरहेड्स में अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है 15 रुपए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 88 माइनस 15 और उसका 70%, क्योंकि वो 70% ही कंप्लीट है ना। कुछ समझ रहा है? तो 98 इंटू 0.75, 73.5, 53 इंटू 0.7, 37.1, 88 माइनस 15 इंटू 0.7, 51.10 आ रहा क्या? जीटी करो 161.70। ये हो गया पर यूनिट। ये क्या हुआ? पर यूनिट हो गया। ठीक है, रुपीस पर यूनिट। डब्ल्यूआईपी में जो भी यूनिट पड़े हैं उसका वैल्यूएशन हो गया 161.70 पर यूनिट। और ऐसे कितने पड़े रहेंगे? डब्ल्यूआईपी विल बी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? 2000 यूनिट्स इंटू 2 वीक्स और इंटू 161.70 इंटू 4000, तो ये आ गया 6,46,800 रुपीज। तो यहां पे आप वर्किंग नोट का रेफरेंस देके सीधा लिख सकते 161.70 वर्किंग नोट 1, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन यहां पॉसिबल नहीं थे, इसलिए मैंने वर्किंग नोट बनाया। समझ रहे? कैलकुलेशन ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। वर्क इन प्रोग्रेस यानी आधा अधूरा है, इसलिए उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते। तो उसमें मटेरियल 75% लगा है, मतलब 25% बाकी है। लेबर एंड ओवरहेड 70% लगा है, लेबर 70, ओवरहेड 70। ओवरहेड में भी डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है। यदि वो कैश कॉस्ट नहीं बोलते तो डेप्रिसिएशन नहीं हटाएंगे, ये भी ध्यान रखना। बताऊंगा मैं, अभी आगे चलते, पहले ही प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये हो गया डब्ल्यूआईपी 6,46,800। फिर उसके बाद डब्ल्यूआईपी के बाद हमारे चक्र में क्या आता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। फिनिश गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक। अब ये भी ध्यान रखे कि एफ ऑब्लिक जी नहीं लिखना, पूरा लिखना, मार्क कटते नहीं तो एग्जाम में। कुछ एग्जाम लोगों को बाकी टेक्निकल समझता ही नहीं, तो फालतू चीजें भी मार्क काटते। तो पूरा लिखो फिनिश गुड्स स्टॉक, आर ऑब्लिक एम नहीं, रॉ मटेरियल स्टॉक। मेरा बोर्ड एग्जामिनर के पास जाता नहीं, इसलिए हैव लिबर्टी। ठीक है, चलो। तो ये हुआ फिनिश गुड्स स्टॉक। कितने दिन का रखते हैं बोलो? 4 हफ्ते का रखते हैं, तो 4 वीक्स, तो 2000 यूनिट्स 4 हफ्ते। और फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट कितनी आती है? कितनी आती है? इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। तो यहां पे चाहे तो वर्किंग नोट 2 फिनिश गुड स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, पहले रॉ मटेरियल, वो फिनिश गुड है तो पूरा लगेगा 98 रुपीज का। ठीक है, फिर लेबर पूरा लगेगा 53 रुपए का। और ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, 88 माइनस 15, 88 माइनस 15 कितना था? 73। फिर टोटल करो 73 प्लस 53 प्लस 98, 224 पर यूनिट। तो एक यूनिट की कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट पर यूनिट, ये क्या हुआ? कैश कॉस्ट यानी डेप्रिसिएशन छोड़ के पर यूनिट। और फिनिश गुड स्टॉक कितना रहने वाला अपना? कितना रहने वाला है? यहां पे लिखा ही है, तो यहां पे लिख सकते इनटू 224 वर्किंग नोट 2। 224 कैसा है? इसके लिए वर्किंग नोट है। ठीक है, सो 224 इंटू 4 दूनी 8000, तो ये आ गया कितना आया? 17,92,000
ये हो गया फिनिश गुड स्टॉक। सब्जी वाले का आसान था 500 रुपए, यहां तो बड़ी तकलीफ है। चलिए फिनिश गुड स्टॉक हो गया। फिर कौन सा रहता? डेटर्स, डी, डेटर्स एट कैश कॉस्ट। डेटर्स एट कैश कॉस्ट। एट कैश कॉस्ट का मतलब डेटर्स सेल वैल्यू पे नहीं लेंगे हम। नॉर्मली हमारे डेटर्स क्या रहते हैं? सेल वैल्यू पे। लेकिन इसने बोला है कैश कॉस्ट, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो सेल वैल्यू पे ही लेते हम भी। लेकिन इसने बोला है कैश कॉस्ट, इसलिए अंडरलाइन करने को बोला था आपको। तो डेटर्स एट कैश कॉस्ट निकालना है, तो ये मिटाओ। तो डेटर्स एट कैश कॉस्ट तो ये होगा ना 224 रुपए। ये 1 यूनिट हमने बेचा, कितने में बेचा? 282 में बेचा। कितने में बेचा? 282 में बेचा। उसमें प्रॉफिट कितना है? 43 माइनस 43 करो, 239। लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। कितना डेप्रिसिएशन है? 15। वो 15 माइनस करो, 224। तो मतलब 1 यूनिट के लिए 224, समझ रहे? तो उधारी कितने दिन की है बोलो? क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2.5 वीक की है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2.5 वीक। तो यहां हम लिखेंगे डेटर्स एट कैश कॉस्ट, तो 2000 इंटू 2.5 यानी 2.5 वीक्स इंटू पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 224। लेकिन पूरे उधार नहीं ना साहब, कुछ उधार है। डेटर्स कैसे बनते? क्रेडिट सेल से बनते हैं, नगद सेल से नहीं बनते डेटर। तो 25% तो वैसे ही वसूल हो जाते। तो 75% जो है कंपनी सेल्स 25% ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, मतलब 75% जो है उधारी है। तो ये तो हमने पूरी पकड़ ली ना, 2000 यूनिट पर वीक के हिसाब से 2.5 वीक के पूरे पकड़ लिए। हमें इसमें क्या करना चाहिए? इंटू 75% करना चाहिए, क्योंकि डेटर्स है 75%, कैश सेल है 25%। समझ रहे हैं ना क्यों मल्टीप्लाई किया? तो 2000 इंटू 2.5 इंटू 224 इंटू 0.75, तो ये आ गया 8,40,000 डेटर्स। क्लियर है सब? कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं तो पूछना चाहिए आपने। डेटर्स हो गया। उसके बाद अपने चक्र में क्या रहता है? कैश। वो कैश का फिगर जनरली दिया रहता कि भाई इतना कैश हमको रखना है, कैश इन हैंड। तो कितना रखना है? 2,25,000 कैश। अब वो कैश इन हैंड है कि कैश इन बैंक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बैंक में पड़ा है तो कभी भी विड्रॉ कर सकते, और हाथ में है तो कभी भी बैंक में डाल सकते करंट अकाउंट में, उसमें क्या है? तो सिर्फ कैश लिखा तब भी चलता। तो कैश इन हैंड या कैश 2,25,000, 2,25,000 ये फिगर जनरली दिया रहता है। ठीक है। तो और कोई करंट एसेट बाकी है क्या आपके? कोई एडवांस पेमेंट कुछ ऐसा है क्या? उधारी एडवांस में दे रहे कुछ, एडवांस में है तो आपका करंट एसेट में आएगा वो, तो है नहीं प्रॉब्लम में, तो इसलिए इसकी टोटल कर लेंगे, तो दैट विल बी करंट एसेट्स। कुछ बाकी है क्या बोलो? तो इसको क्या बोलेंगे हम? एफ, टोटल करंट एसेट्स। इसी को लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो 8,40,000 प्लस 2,25,000 प्लस 17,92,000 प्लस 646,800 प्लस 588,000, तो टोटल आ गया 40,91,800 टोटल है क्या? ठीक देखो, तो ये हुआ हमारा करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हम लोगों को उधार देते हैं, डेटर्स बनते हैं, वैसे लोगा भी हमको उधार देते होंगे। तो लोगा यदि हमको उधार देते हैं तो उतना हमारा कैश बच गया ना, उतना कैश रिक्वायरमेंट कम हो गया, इसलिए लेस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लेस करंट लायबिलिटीज। लेस करंट लायबिलिटीज। फिर जी, एक रहता है क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर
रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल वाले क्या बोलते हैं, 3.5 हफ्ते की हमें उधारी देते हैं, 3.5 हफ्ते की उधारी देते हैं। अब यह अच्छा है कि हमको लोग 3.5 हफ्ते की उधारी देते हैं और हम हमारे कस्टमर को सिर्फ 2.5 हफ्ते की उधारी देते हैं, तो इससे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। जनरली उल्टा रहता है, जैसे कोई किराने की दुकान है, मान लो रिटेल दुकान किराने की, तो जब वो होलसेल मार्केट से किराना लाता है तो उसको सिर्फ 8 दिन की साइट मिलती है, 1 हफ्ते की साइट बोलते हैं हमारे नागपुर के भाषा में, उधार देने को साइट देना बोलते हैं। बोले साइट कितने दिन की देते, तो साइट देते 8 दिन की, मतलब 1 हफ्ते की। तो जो किराने वाला दुकानदार है उसको होलसेल मार्केट वाला सिर्फ 8 दिन की उधारी या 7 दिन की उधारी देता है, 1 हफ्ते की। और वो जो अपने कस्टमर को उधार माल बेचता है वो कितने दिन की साइट लेते हैं, 1 महीने की। जनरली किराने वाले के पास जो उधार गिराहक रहते हैं वो महीने के महीने पगार होने के बाद ही पैसे देते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि क्रेडिटर्स कम दिन के रहते हैं, डेटर्स ज्यादा दिन के रहते हैं कोई भी बिजनेस में, लेकिन ये उल्टा दे रहा है। ऑल राइट, जैसा दिया आपने करना पड़ेगा। तो क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 3.5 हफ्ता। तो 3.5 हफ्ते का मटेरियल कितना होता है, तो 1 हफ्ते का 2000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 3.5 हफ्ते और मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल की कॉस्ट कितनी, 1 यूनिट की 98। चलिए 2000 इंटू 3.5 इंटू 98 कितने आ गए, 6,86,000, 6,86,000। ठीक है, आगे फिर उसके बाद मटेरियल हो गया, फिर लेबर उधार रहता ना, तो आउटस्टैंडिंग लेबर, आउटस्टैंडिंग लेबर ये भी उधार है, तो हम उनको यूज कर लेते हैं, माल बना लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, पगार 1 महीने के बाद। यहां पे कितने दिन के बाद देना है, 2 हफ्ते के बाद। तो 2 हफ्ते का लेबर उधार रहेगा, तो लेबर कितना है, 2 हफ्ते का 2000 यूनिट इंटू 2 हफ्ते इंटू 1 यूनिट का लेबर कॉस्ट कितना है, 53 इंटू 53, तो क्या होगा 4000 इंटू 53, 2,12,000। फिर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ये आउटस्टैंड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो ना, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ठीक है, अभी आउटस्टैंडिंग के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। कभी कभी बोलते ही वॉज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, तो हमें क्या समझता है कि बहुत होशियार है, आउटस्टैंडिंग। बट बोले आउटस्टैंडिंग का सर टीचर लोग बाहर ही करते थे कभी भी उसको, ही वॉज मेड टू स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स कितने दिन के ओवरहेड्स है उधार, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1.5 हफ्ते का, तो 2000 यूनिट इंटू 1.5 हफ्ता इंटू ओवरहेड पर यूनिट कितने 73, 88 नहीं, 88 में 15 रुपए डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कभी उधार रहता क्या, कभी आपने सुना क्या, 11वीं 12वीं वहां पे एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन कभी दिखा क्या, 11वीं 12वीं फाइनल, मतलब ग्रुप 1 जो भी पढ़े होंगे आप, सीपीटी फाउंडेशन जो भी पढ़े होंगे, कभी देखा क्या एडजस्टमेंट में, फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो पहले ही पे किया जब हमने मशीनरी खरीदी, का आउटस्टैंडिंग, किसी ने आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन ऐसा लिख दिया ना तो इंस्टीट्यूट फेल करती है उसको सारे पेपर में, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर ला के उसको बोलते फेल। ठीक है, समझ लो आप। तो ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया तो हो गया गड़बड़। तो हमें क्या करना है, 88 माइनस 15, यहां पे लिख देता हूं मैं 88 माइनस 15 डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नेवर आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन इज नेवर, इट इज प्रीपेड। मशीन कॉस्ट जो है प्रीपेड खर्चे है, वो तो पहले ही पे कर देते हैं मशीन की कॉस्ट, और 5 साल वसूल करते रहते हैं, 5 साल 10 साल जितना भी पीरियड लाइफ है उसका। तो 2000 इंटू 1.5 3,000 इंटू कितना था 73, तो यह आता है 2,19,000। फिर उसके बाद हो गया। अब ये प्रोविजन वगैरह जो है ना, ये वो वाला प्रोविजन नहीं है तुम्हारा, वो वाला ने कौन सा
हाँ, बैड डेट प्रोविजन, या फिर पढ़े आप एनी प्रोविजन इज डेबिट टू पी&ल अकाउंट, क्रेडिट टू प्रोविजन अकाउंट, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने। कोई भी प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, पी&ल अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, एक्सेप्ट वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसकी उल्टी एंट्री होती है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, याद है? नहीं, डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, उल्टा। बट वो ये नहीं, ये प्रोविजन का मतलब वो प्रोवाइडिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं है। ये प्रोविजन का मतलब ये सारी चीजें जो है हमारी फ्यूचर की कैलकुलेशंस है कि भाई 3 हफ्ते का स्टॉक रहेगा, कीमत 98 रुपीज रहेंगी, डेटर्स हमको इतने दिन में उधार देंगे, इतने रुपए कॉस्ट रहेंगी। अब ये सब एक्चुअल ऐसा नहीं होता ना, तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी। जैसे नागपुर से आपको बोला पिताजी ने जाओ उधर बॉम्बे जाओ और ये आरओसी में पेपर फाइल करके वापस आओ, तो तुम निकले क्या, पेपर लिया चले, बोलो पिताजी ने बोला कंपनी है आपकी प्राइवेट लिमिटेड, घर की कंपनी है, बोले ये आरओसी में जल्दी तुरंत फाइल करना है, वहां जाके ऑनलाइन नहीं करने का। तो आरओसी बॉम्बे जाना है, तो दो पेपर, पेपर लिया चले, होगा क्या ऐसा? पहले क्या बोलेंगे पिताजी से, पैसे दो, जाने के लिए पैसे लगते ना। फिर पिताजी पूछेंगे कितने होना, दे दो 2-3 लाख रुपए। और फिर पिताजी बोले ऐसा होता क्या बेटा, जरा कैलकुलेट कर, कैलकुलेट कर। तो फिर हम क्या करेंगे, एस्टिमेट बनाएंगे कि नागपुर से घर से स्टेशन तक ऑटो कितना लेगा, फिर वहां कौन से क्लास से जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी क्लास है, कौन से क्लास, उसका टिकट, और तात्काल में नहीं मिला तो टीटी को 1000 रुपए देने पड़ेंगे, उसके जोड़ेंगे। फिर वहां पे उतरे भीटी पे, फिर वो आरओसी का ऑफिस कहां पे है, तो वहां तक के टैक्सी का खर्चा, और एक आध दिन रुकना पड़ा तो होटल का खर्चा, फिर वापस निकलेंगे तो होटल से स्टेशन तक ऑटो टैक्सी, फिर वापस पूरे घर तक, ऐसा पूरा एस्टिमेट करेंगे। अब वो आ गया मान लो 7520, तो आप क्या बोलेंगे कि 7520 दे दो, नहीं आप 7520, कॉन्टिंजेंसी 2000, 7 9000, 9000 दे दो, बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे? बस। तो कॉन्टिंजेंसी मतलब क्या, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए रहने दो। फिर ऐसा आप बोलेंगे क्या कि समझो जाते जाते मेरे को हार्ट अटैक आ गया और बाईपास करना पड़ा, तो 10 लाख रुपए लगेंगे, तो वो भी दे दो साथ में। ऐसा करते क्या? फिर जाते जाते मेरा पॉकेट मारा गया, तो फिर, और फिर 5 लाख, वो 5 लाख ऊपर से दूसरा 5 लाख दे दो, ऐसा करते क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर एबनॉर्मल थिंग्स इन प्लानिंग, ये पहले ध्यान रखो। एबनॉर्मल थिंग्स प्लानिंग में नहीं करते, क्योंकि एबनॉर्मल थिंग्स के लिए इंश्योरेंस रहता है, एबनॉर्मल थिंग्स के लिए प्लानिंग नहीं होता, नॉर्मल प्लानिंग होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंस जो होने वाले हैं। तो 2-3 हजार इधर उधर हो ना ट्रैवलिंग में, वो तो नेचुरल है, उसके लिए 2000 ज्यादा, वैसे वो कॉन्टिंजेंसी का मतलब है। अब उसने उसमें एक काड़ी मार दी है, क्या काड़ी मार दी है, सीधा नहीं बोला कि 4% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो हम क्या करते थे, इसको माइनस करके वर्किंग कैपिटल 4% ऐड कर देते, वैसा नहीं, वो तुम्हारे 11वीं जैसा किया उसने, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, याद है क्या? याद है ना, वैसा किया उसने। अब वो अपने अकाउंटेंट लोगों को आदत रहती, सीए वालों को, कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट चीज चलती रहती वहां पे काड़ी डाल देती है, हो गया है, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग वहीं बिचक जाते हैं, अरे क्या है ये, बाकी तो बरोबर है बोले। तो अपन टोटल लायबिलिटी में कुछ बचा है क्या अभी? एनीथिंग लेफ्ट आउट इन टोटल लायबिलिटी? नो। टोटल करंट लायबिलिटी पूरा लिखना है, सीएल मत लिखना। 2,19,000 प्लस 2,12,000 प्लस 686,000, 11,17,000 आ रहा क्या? अब यू नो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एफ माइनस जे, $29,74,800, ठीक है, समझ रहे ना। फिर एड कॉन्टिंजेंसी, एड कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी मतलब कभी कभी अकस्मात ज्यादा लग सकता है थोड़ा बहुत, तो बोले 4% का रखो प्रोविजन, मतलब ये प्रोविजन है वो पीएनएल का प्रोविजन नहीं है, तो 4% ऐड करना है। लेकिन 4% कैसा है, 4% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन,
इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, मतलब इसमें प्रोविजन ऐड करने के बाद जो आएगा उसका 4%। अब सीधा इसका 4% नहीं बोलने का क्या, नहीं, ऐसा उल्टा पुल्टा। इसमें प्रोविजन ऐड करने के बाद जो आएगा उसका 4%। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जबकि लगाना पड़ेगा। देखो वही आइडिया अपना, सपोज वर्किंग कैपिटल आफ्टर एडिंग प्रोविजन, आफ्टर एडिंग प्रोविजन 100 है, मतलब प्रोविजन ऐड करने के बाद वर्किंग कैपिटल मान लो 100 है, और प्रोविजन कितने की होना, 4 रुपए की, 4 रुपए की प्रोविजन, तो 104 क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 104 कुछ भी, ऑलरेडी इसमें एडेड है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, लेस प्रोविजन 4, तो ये आ गया 96। ये क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल बिफोर प्रोविजन, बिफोर प्रोविजन, वर्किंग कैपिटल बिफोर प्रोविजन। इसका मतलब क्या, बिफोर प्रोविजन यदि 96 है तो उसके ऊपर 4 ऐड करना पड़ेगा, 96 पे 4, न कि 100 के ऊपर 4। ये लॉजिक समझा आपको, जो दिया है उसने 4% आफ्टर एडिंग प्रोविजन, इंक्लूडिंग प्रोविजन मतलब आफ्टर एडिंग प्रोविजन। तो वर्किंग कैपिटल मान लो 100 है आफ्टर प्रोविजन, एडिंग प्रोविजन के बाद, अब उसका 4% है 4, यानी बिफोर एडिंग दैट 4 रुपया इट मस्ट बी 96, तो 96 पे 4। तो आपने 11वीं 12वीं में से एडजस्टमेंट किए थे, मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट। फिर आपको आपके टीचर ने बोल दिया था वो क्या 10/90 करने का, क्यों, याद रखना क्या करता, फालतू दिमाग को तकलीफ देके क्या करता, याद रख, तो यहां याद नहीं रखने का, लॉजिक समझ लो। तो 96 पे 4, तो यहां पे लिखेंगे टोटल है 29,74,800 इंटू 4/96, 29,74,800 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 96, तो ये आता है 1,23,950। और फिर इसकी टोटल करो, प्लस 29,74,800 30,98,750, ये क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी आपको आने वाले साल में इतने रुपए ईयर मार्क करके रखने पड़ेंगे, ईयर मार्क मतलब सेपरेट करके रखने पड़ेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए। सो यू नीड इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,98,750। अब आप चेक कर लो इसका 4% ये आता कि नहीं, चेक कर लो, क्योंकि उसने क्या बोला था, आफ्टर एडिंग इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंसी जो आता है उसका 4%। तो इसका 4% करके देख लो तो आपको तसल्ली हो जाएंगे कि बराबर कैलकुलेट किया, हो गया, इसका 4% आता हुआ, समझाए क्या, हो गए पूरे 10 मार्क। ऐसा करोगे, इस तरह से लिखोगे अलॉन्ग विथ वर्किंग नोट्स, विल गेट फुल मार्क्स। ये हो गया आंसर। लगा एटोम, लगा कि नहीं आपको, कि नहीं लगा एटोम, बस आसान है कि नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में आता, लेटेस्ट पेपर में भी आया हुआ है, वो भी करा के बताएंगे आपको। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो। अब इसमें एक ध्यान रखे कि हमने बोला कैश इन हैंड 2,25,000, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बैंक में हरदम 2,25 ही रहेंगे। जिस दिन विड्रॉ किए कम दिखेंगे, जिस दिन लेबर का पेमेंट किया कम दिखेंगे, जिस दिन डेटर के पैसे आएंगे ज्यादा दिखेंगे। फिर यह है क्या, एवरेज बैलेंस है ये, एवरीथिंग इज एवरेज, नॉट ऑन ए पर्टिकुलर डे। इट इज नॉट ए ट्रायल बैलेंस, इट इज नॉट ए वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। अब बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की रहती है, तो बैलेंस शीट से हम निकालेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल ऑन दैट डेट आएगा। लेकिन ये हमारा फॉर द ईयर हमें एवरेज में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगेगा हमारे करंट एसेट्स में, नेट ऑफ करंट लायबिलिटी। सो दिस वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। ये जो वर्किंग कैपिटल जो बोला ना अपने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस और नेट में समझ लो, ग्रॉस यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट की टोटल,
और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो नेट वर्किंग कैपिटल। हमारे अकाउंटिंग साइड के लोगों को आदत है किसमें से तो भी कुछ तो भी माइनस करते और नेट बोलते, किसमें से तो भी कुछ तो भी माइनस करते नेट बोलते, कभी बताते नहीं किसमें से क्या माइनस किया। ऐसा ग्रॉस नेट चलते रहता है, ठीक है। तो कभी भी समझना कि ग्रॉस बोला मतलब इसमें से कुछ तो माइनस होने वाला है, नेट बोला मतलब इसमें से कुछ तो माइनस हुआ है। अब क्या हुआ वो आपको सोचना पड़ेगा सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। जैसे बोर्नवीटा का डब्बा खरीदते होंगे ना, नहीं तो कॉम्प्लान खरीदते होंगे हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। और डब्बे पे लिखा रहता है नेट वेट 500 ग्राम। तो व्हाट डू यू मीन नेट वेट? डब्बे का वजन छोड़ के। नेट वेट मतलब डब्बे का वजन छोड़ के, डब्बे समेत करेंगे तो ग्रॉस वेट बोलेंगे, समझ रहे ना? बस चलो, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। मैंने पूरा प्रॉब्लम किया, आप कुछ भी नहीं पूछते, कुछ तो पूछो। पहला ही प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम में सब पूरा 100% समझ गया। कुछ तो पूछो, मेरे समाधान के लिए पूछो, नहीं होंगी डिफिकल्टी तो अब भी पूछ लो, पूछो ना, बोलिए। कैश कॉस्ट क्या होता है बताता हूं। हमने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है, तो ओवरहेड निकालते समय ध्यान दो, इनका सवाल यह था कि कैश कॉस्ट क्या है, एक बार एक्सप्लेन करो। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है, ओवरहेड चैप्टर निकालते समय ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट निकाला है। वो कैसे निकालते हम? सारे फैक्ट्री के खर्चे लेते, उसमें डेप्रिसिएशन भी लेते ना। अब डेप्रिसिएशन जितना हम चार्ज करते हैं P&L अकाउंट में, उतनी कैश जाती नहीं कि जाती नहीं, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो इसलिए जब वो बोलते कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालो, तो हमने डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड करना नहीं, तो डेप्रिसिएशन छोड़ दिया हमने। प्लस डेटर्स हम नॉर्मली सेलिंग प्राइस पे गिनते हैं ना भैया, बैलेंस शीट में आपके डेटर आते हैं, कॉस्ट पे आते कि सेलिंग प्राइस पे आते? सेलिंग प्राइस पे आते। लेकिन जब वो कैश कॉस्ट बोला, इसका मतलब प्रॉफिट भी नहीं लेना है हमको, इसका मतलब हमको प्रॉफिट भी नहीं लेना है। इसलिए हमने क्या किया था, सेलिंग प्राइस उसने दी थी 282, देखा आपने? एक बार चेक करो, सेलिंग प्राइस 282, उसमें से प्रॉफिट हटाओ -43, और उसमें से डेप्रिसिएशन हटाओ 15 रुपए, 224 रुपए से हमने वैल्यूएशन किया था डेटर्स का, डेटर्स 224। तो हमने क्या किया कि जहां जहां कैश कॉस्ट बेस पे निकालना है तो क्या करना है, जहां जहां डेप्रिसिएशन इंक्लूड है वो हटा देने का, जहां जहां प्रॉफिट इंक्लूड है वो हटा देने का, दैट इज कैश कॉस्ट बेसिस। आर यू फॉलोइंग? समझ रहे हैं ना? और एक बात ध्यान रखो, ये एकेडमिक लोगों के दिमाग की उपज है कैश कॉस्ट। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। रियल लाइफ में डेटर्स आर ऑलवेज टेकन एट सेलिंग प्राइस, और depreciation is also included while calculating working capital. Are you following? इसके ऊपर एक टंडन कमेटी बैठी थी, टंडन कमेटी। टंडन was B.L. Tandon was the chairman of the Punjab National Bank, and he was interested with the work of how to estimate the working capital in real life. क्योंकि रियल लाइफ में बैंकों को अप्लाई करना पड़ता, हमको वर्किंग कैपिटल दो। तो B.L. टंडन साहब ने जो बोला वो फाइनल, बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड बाय RBI। फिर उन्हें 2-3 साल स्टडी करके उन्होंने एक नॉर्म्स बताए, टंडन कमेटी नॉर्म्स, हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। तो टंडन साहब ने भी बोला है कि ये डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस नहीं करने का, प्रॉफिट वगैरह माइनस नहीं करने का। कारण क्या है उनका ऐसा बोलने का? कारण भी है, उन्होंने कारण नहीं बताया, लेकिन वो अपने को समझना पड़ता। उसका बोलने का कारण ऐसा है कि आप कोई भी इंडस्ट्री लो, उसका जो सेल रहता है या उसका जो ईयर ऑन ईयर रहता है, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस रहता है, वो ग्रोथ वाला परफॉर्मेंस रहता है। कोई भी कंपनी का सेल मान लो ऐसा स्टैग्नेंट है, तो कंपनी इज वरीड, बोले ग्रोथ ही नहीं हो रहा। अभी अपने कितने ग्रोथ कितना परसेंट है, ग्रोथ कितना रोज आता ना पेपर में, मोदी बोलता 11% है, और क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, अपोजिशन वाले 40% है, ऐसे बोलते रहते। तो यू ऑलवेज वांट ग्रोथ, यू ऑलवेज वांट ग्रोथ, नो स्टैग्नेशन। तो ये ग्रोथ है, तो ये ग्रोथ जो है सालाना मतलब ऐसा बढ़ेगा क्या, एक साल कांस्टेंट, फिर अगले साल 31 मार्च आ गया कि जंप, फिर एक साल कांस्टेंट सेल, फिर 31 मार्च आया कि जंप, ऐसा होता क्या? नहीं, वो क्या होता, ग्रेजुअल इंक्रीज होते रहता है। उसको 31 मार्च से क्या लेना देना? कोई कस्टमर आपने देखे क्या कि 31 मार्च आ गया कि चलो शॉपिंग के लिए जाते, 31 मार्च है, देखा क्या कभी? तो ये ग्रेजुअल रहता है,
ठीक है, तो ये हमने निकाला 1,04,000 के लिए, हमने निकाला 1,04,000 के लिए निकाला ना, और ये तो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन सेल बढ़ेगा वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो यदि हम ये इतना एक्यूरेट कैश कॉस्ट बेसिस वगैरह पे निकालते हैं तो आगे हमें शॉर्ट पड़ेगा, 2-3 महीने के बाद ये वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज जाएगा। तो इतना एक्यूरेट हम नहीं कैलकुलेट करते, इसलिए हम प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड करने से क्या होगा, एवरी वर्किंग कैपिटल साइकिल विल एड अ डोज ऑफ प्रॉफिट इनटू द वर्किंग कैपिटल। जैसे एक वर्किंग कैपिटल एक साइकिल हो गई कि वो 90 दिन में जितना माल बेचा हमने, उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाया वो बिजनेस में ही रहेगा, सो इट विल एड अ डोज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये जो आपकी ग्रेजुअल ग्रोथ है, it will be taken care of by that dose of profit, that dose of depreciation, and that's why टंडन said कि ये एकेडमिक लोगों की दिमाग की उपज है, ऐसा मत करो। फिर अब हम बोलेंगे, आप बोलेंगे हमें एग्जाम में क्या करना, तुमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहता, एग्जाम में कैसा करना, सैलरीज एंड वेजेस है तो नीचे, वेज एंड सैलरी है तो ऊपर, ये आपको फंडे होना। तो वो फंडा बताता हूं मैं आपको, जब एग्जामिनर बोलेगा कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालो, तभी ऐसा निकालने का, और वो यदि कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स एट सेलिंग प्राइस लेंगे, फिनिश गुड स्टॉक एट टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेंगे। क्यों? इट इज एज पर टंडन कमेटी नॉर्म्स। टंडन कमेटी नॉर्म्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल पीपल इन इंडिया व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके ऊपर भी 1-2 दिन में भाषण होगा टंडन कमेटी रिपोर्ट पे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखो कि बोला कैश कॉस्ट पे तो कैश कॉस्ट पे करने का, नहीं बोला तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके, प्रॉफिट इंक्लूड करके, इतना ध्यान रखो। कैश कॉस्ट से बोला तभी करने का, नहीं तो नहीं करने। इस प्रॉब्लम में बोला था कैश कॉस्ट, इसलिए मैंने किया, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं मतलब इससे शॉर्ट होता वर्किंग कैपिटल, इससे 2-3 महीने के बाद वर्किंग कैपिटल शॉर्ट होता, 3 महीने में क्वार्टरली ग्रोथ आ जाती है आपकी, तो आपका ये प्रोडक्शन बढ़ जाता, तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ता। तो इसके बजाय कैलकुलेट एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस सो दैट प्रॉफिट विल बी इंक्लूडेड देयर, और हर महीने में प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो उतना प्रॉफिट रिकवर होगा, तो उतना कैश रिकवर होगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल अपने आप धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। दैट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल टेक केयर ऑफ द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी, दैट्स द रीजन। इज दैट फेयरली क्लियर? तो आपको समझा कैश कॉस्ट क्या होता है, पक्का? चलो आगे बोलो, पूछो, कुछ तो पूछो, तो बताने में मेरे को मजा आएगा। पूछेंगे तो पूछे, नहीं तो क्या? हाँ, पार्डन, ग्रोथ का क्या रिलेशन है? देखो, पहले दिन आपने सब्जी लाई थी 500 रुपए की और बेची थी, मान लो 2 घंटे में आपकी सब्जी खत्म हो गई। पहले आपने सारी सब्जी मिला के 10 किलो लाई थी, 500 रुपए में 10 किलो लाई और बेच दी पहले दिन, और आपने देखा कि 1 घंटे में पूरा माल खत्म हो गया, तो दूसरे दिन आप 500 की लाएंगे क्या? ज्यादा की लाएंगे। अब कितने की लाएंगे? मान लो आपने दूसरे दिन सोचा चलो 20 किलो लेके आते, तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। तो इधर ग्रोथ होगा तो पैसा ज्यादा लगेगा ना बिजनेस में डालने के लिए, कि नहीं लगेगा? लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 500 रुपए की सब्जी लाए, 2 घंटे में बेचे, फिर कस्टमर आया, उसको बोला जरा रुक, मैं अब भी लेके आता कॉटन मार्केट से, फिर दौड़ते गए कॉटन मार्केट में, फिर लाए, तब तो ग्राहक रहेगा क्या? वो चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 1 दिन का तो ज्यादा सब्जी लाना पड़ेगा। तो ग्रोथ होगा तो वर्किंग कैपिटल नेचुरली बढ़ेगा। मोर प्रोडक्शन, मोर सेल, मोर वर्किंग कैपिटल। मोर सेल मतलब मोर डेटर्स, मतलब मोर वर्किंग कैपिटल। मोर प्रोडक्शन मतलब मोर वर्क इन प्रोग्रेस, बराबर है? मोर वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मोर स्टॉक, मतलब मोर इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल, वर्किंग, एवरीथिंग। जैसा भी प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसा सेल भी बढ़ेगा, तभी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, नहीं तो काय को बढ़ाएंगे? तो सेल बढ़ेंगे तो डेटर्स बढ़ेंगे, कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो ग्रोथ इज ऑलवेज रिलेटेड विद द वर्किंग कैपिटल। हायर द ग्रोथ, हायर विल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन जितना ज्यादा करोगे उतना आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। मैं यहां पे 1,04,000 की जगह 2,08,000 कर देता हूं, तो क्या होगा? साल भर का 2,08,000, तो रोज हर हफ्ते का 4,000, तो ये सारा डबल डबल हो जाएगा, कि नहीं होगा? होगा। आगे बोलो। आपने शायद ये सोचा था कि 500 रुपए की सब्जी लाओ, खत्म होगी कि फिर फोन करो, जा रहे भैया फिर बेच दे, यानी गरम गरम बिल्कुल, ठीक है? मतलब उधर आए की बेची, लेकिन इनकन्वीनियंस होगा उसमें। आपका कस्टमर वेट करेगा कि आपको फिर वहां जाके सब्जी लाने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के लिए खड़ा रहेगा क्या वो आपके पास? तो दूसरी दुकान सब्जी लेगा, यू विल बी लूजिंग द कस्टमर, बराबर है कि नहीं? इसलिए
चलो आगे बोलो, बोलो डाउट बोलो फटाफट, डाउट बोलो, नहीं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या करेंगे, नहीं तो खाली तो नहीं बैठूंगा ना मैं। करें नेक्स्ट प्रॉब्लम। कोई भी डाउट है तो पूछो, इट्स ऑल ओपन फोरम। फिर लोग हमको बदनाम करते, बोले सीनियर फैकल्टी है ना वो डाउट नहीं सॉल्व करते, और मैं रोज बैठा रहता यहाँ लोगों को, अरे बाबा आओ ना पूछते नहीं। ये अभी से नहीं, पहले से है, पहले दिन से, जब सेपरेट होने की हवा भी नहीं थी तब से, पहले दिन से मैं कॉस्टिंग के पीरियड में यहाँ बैठा रहता, उसके पहले से भी। आई एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, डिफिकल्टी पूछो ना, वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो पूछेंगे तो भी हमको समझेगा कि आपको क्या समझ रहा है भैया। बट आजकल लोग पूछते ही नहीं, प्रॉब्लम है, होता है ना ऐसा। चलो आगे बोलो। और सिर्फ पूछने सिर्फ बताऊंगा नहीं मैं, ऐसे टालूंगा नहीं कि ऐसा होता है, पूरा एग्जाम्पल दे के आपको समझने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे क्वेश्चन करें, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए प्रॉब्लम। STN लिमिटेड, ये भी एग्जाम का प्रॉब्लम है, इज अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट्स प्रोडक्शन साइकिल इंडिकेट्स दैट मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन फेज। अब देखो, मटेरियल आर इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन फेज का मतलब होता है मटेरियल 100% कंप्लीट। प्रोसेस कॉस्टिंग याद है क्या आपको? मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल 100% कंप्लीट रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ही मटेरियल डाल देते। जैसे अपने दूध से खोआ बनाया था, याद है क्या आपको? तो पहले दूध पूरा डाल दिया और उसको वो घुमाते बैठे, स्टीयरिंग करते बैठे, नीचे से गैस लगा दिया। ऐसा किया क्या? इधर थोड़ा थोड़ा दूध लगा, घोटते जाओ, दूध डालो, घोटते जाओ, ऐसा किया क्या? नहीं। लेकिन शक्कर के लिए ऐसा करना पड़ता, खोआ बन गया, पेड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ता? थोड़ा थोड़ा शक्कर डालो, मिक्स करो, और थोड़ा डालो, मिक्स करो। तो एज फार एज शक्कर इज कंसर्न इट में बी पार्शियली कंप्लीट, बट एज फार एज मिल्क इज कंसर्न इट विल बी 100% कंप्लीट। समझ रहे क्या? तो ये जो सेंटेंस है उसका, मटेरियल इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल 100% कंप्लीट होगा, ये मतलब होता है उसका। ठीक है, जैसे आप रेडीमेड गारमेंट है ना भैया, कपड़ा लिया होलसेल में, बहुत बड़े बड़े बंडल के बंडल आते हैं ना, थान बोलते हैं उसको, बड़े बड़े बंडल के बंडल, याद है क्या? अब वो 100 मीटर का बंडल ले लिया, अब शर्ट बना रहे, एक शर्ट बनाना है या 100 शर्ट मशीन में बनते, 100 शर्ट एक साथ बनते, तो 100 शर्ट के लिए मान लो 200 मीटर कपड़ा लगता है, तो पूरा 200 मीटर कपड़ा एक साथ लगा देंगे वो मशीन में। क्या ऐसा करेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा कपड़ा तोड़ तोड़ के डालते जाओ शर्ट बनने के लिए, होगा क्या ऐसा? नहीं। इसलिए वो बोल रहा है कि मटेरियल इज फेड इनटू द पाइपलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, मतलब मटेरियल 100% कंप्लीट। ऐसे हर एक सेंटेंस का मीनिंग समझना चाहिए। आगे, ओवरहेड्स, वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू इवनली थ्रू आउट द पीरियड। अब अक्रू इवनली थ्रू आउट द पीरियड मतलब थोड़ा 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 रोज लगते जाता, मतलब एवरेज में आधा लगता। इसका मतलब है लेबर एंड ओवरहेड 50% कंप्लीट, ये मतलब होता है इसका। अक्रू इवनली मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है, तो 50% एवरेज में कंप्लीट। द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द 12 मंथ्स एंडिंग 31 December, 12 months ending, the following figures for the 12 months ending 31 December 2011 are given. Production of shirts 54,000 units, selling price per unit, duration of the production cycle 1 महीना, raw material inventory held 2 महीने का consumption, finished good stock held 1 महीने का, credit allowed to debtors 1.5 महीना, credit allowed by creditors 1 month, wages are paid in next month following the month of accrual। मतलब क्या? यह महीने का अगले महीने में देते, 1 महीने का गैप, मतलब 1 महीने का wages outstanding। In work in progress, 50% of wages and overhead are supposed to be conversion cost. Conversion cost ने क्या होता है? भूल गए? आपने लिखा है वहां, भूलने का साइन भी डाला था। कन्वर्शन कॉस्ट, भूलने का साइन भी डाला था। रॉ मटेरियल कन्वर्शन कॉस्ट क्या होता है? अबे क्या कन्वर्शन कॉस्ट? पूरा कॉस्टिंग हो गया, कन्वर्शन कॉस्ट मालूम नहीं। कितनी बार बताया? 2-3 बार तो भूलने का साइन भी डाला डेट के साथ। Labor and overhead together is called as conversion cost. Raw material is converted into finished good, तो conversion के लिए क्या खर्चा आता? That is raw material छोड़ देने का इसमें, because raw material भी इंक्लूड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, raw material इंक्लूड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट। Conversion cost is direct labor plus overheads, फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड एज। एक बार लिख लो और आज की डेट डाल के भूलने का साइन डालो। अब बार बार भूलते यार, वही मुझे मालूम है क्या भूलते, इसलिए मैं भूलने का साइन भी डलवाता हूं। तो 50% वेजेस एंड ओवरहेड सपोज टू बी कन्वर्शन कॉस्ट, मतलब लिखा भी है उसने 50% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड, यहां पर भी लिखा है इस कन्वर्शन कॉस्ट।
The ratio of cost to sales price are as follows: 60% direct material, 60% 10% wages, 20% overhead. तो 60, 10, 70, 70 और 20 हो गए 90. इसका मतलब 10% क्या है? बोलो. The ratio of cost to sales are 60% material, 10% wages, 20% overhead. तो 60, 10, 80, 70 और 20, 90. तो 10% क्या बचा? प्रॉफिट. सेल्स का दे रहा है ना वो परसेंटेज. सेल्स का दे रहा ना, रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल्स. तो सेल्स में से 60% मटेरियल है, 10% वेजेस है, 20% ओवरहेड है, बचा हुआ प्रॉफिट होना चाहिए. कैश इज हेल्ड इन टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ करंट लायबिलिटी एंड सेफ्टी मार्जिन विल बी 50% टू मेंटेन. जिसको कंटिंजेंसी बोलते थे उसको क्या बोल रहा है वो? सेफ्टी मार्जिन. बात एक ही है. 15% विल मेंटेन. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. मतलब क्या? जहां जहां डेप्रिसिएशन इंक्लूड है वो हटा दो, जो दिया ही नहीं उसने, और जहां जहां प्रॉफिट इंक्लूड है वो हटा दो. सिंपल है. चलिए तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. टाइटल मेरा तैयार ही है. लिख दिया ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. तो ये भी कैश कॉस्ट पे करना है, ये भी एग्जाम का प्रॉब्लम है. लिखा ना, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. ठीक है. अब प्रोडक्शन कितना है एंड सेल 54,000 यूनिट्स. अब ज्यादातर चीजें इसने मंथली दिया है तो हम क्या करेंगे? पर मंथ निकाल लेंगे. तो 54,000 डिवाइडेड बाय 12, 4,500 यूनिट्स पर मंथ. दैट इज 4,500 यूनिट्स पर मंथ. ये टाइटल में लिखने की जरूरत नहीं, बाकी कहीं भी लिखा तो चलेगा. हो गया. फिर अब थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब करता पूरा ही लिखूंगा, थोड़ा शॉर्ट में. जैसे करंट एसेट सीए आपको पूरा लिखना है. ये आदत हो जाती, फिर एग्जाम में भी लिखते सीए करंट एसेट्स. एक क्या रहता है? रॉ मटेरियल स्टॉक. रॉ मटेरियल स्टॉक पहले तो सेलिंग प्राइस दिया है, उसका कैलकुलेशन कर लो. देखिए सेलिंग प्राइस दिया है उसने 200 रुपए पर यूनिट. अब इसमें बोला है कि रॉ मटेरियल 60%, यानी कितना होगा? 140 नहीं 120. फिर वेजेस कितना दिया है? 10%. 10% यानी हो गए 20 रुपए. और ओवरहेड्स है 20% यानी 40. बराबर किया क्या मैंने? तो टोटल कितनी हो गई? 180. ये हो गई टोटल कॉस्ट पर यूनिट. और 20 रुपए प्रॉफिट हो गया पर यूनिट. सिंपल है. समझ गए कि नहीं? तो शुरुआत करते हैं. रॉ मटेरियल स्टॉक कितने दिन का रखते हैं बोलो? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हेल्ड 2 मंथ्स कंजम्पशन, 2 महीने कंजम्पशन. 1 महीने कितना? 4,500 यूनिट्स इंटू 2 मंथ्स. और 1 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता? 120. गुणाकार करो. आगे नंबर बी, कैलकुलेशन बाद में करूंगा. रॉ मटेरियल के बाद क्या रहता बोलो? रॉ मटेरियल स्टॉक के बाद WIP स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री. WIP स्टॉक कितने यूनिट का रखना है? WIP प्रोडक्शन साइकिल 1 महीने की है. मतलब आज गुड्स बनने को डालो, 1 महीने के बाद बन के निकलते हैं. आज गुड्स बनने को डालो, 1 महीने के बाद बन के निकलते. तो 1 महीना प्रोडक्शन को लगता है पूरा. तो 4,500 यूनिट्स इंटू 1 मंथ इंटू, अब इसे मटेरियल कितना लगेगा? मटेरियल इज फेड इनटू द पाइपलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, यानी मटेरियल 100% यानी 120 प्लस लेबर एंड ओवरहेड 50% दिया है ना उसने.
तो लेबर 50% है ना 10 रुपए, ओवरहेड 20 रुपए, 10 + 20, समझा क्या? मटेरियल पूरा 100%, लेबर आधा, ओवरहेड आधा, दिया है उसने 50% कंप्लीट। कैलकुलेशन बाद में करूंगा। WIP स्टॉक, उसके बाद क्या रहता? फिनिश गुड स्टॉक। फिनिश गुड स्टॉक कितने दिन का रखते हैं? 1 महीने का, तो 4500 इंटू 1 महीना इंटू फिनिश गुड्स की कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डिटेल दिए नहीं तो हम मान लेते कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा, हमको का सपना आएगा कि इसमें डेप्रिसिएशन कितना है करके, तो 140 पूरा। वी अश्यूम दैट इज नो डेप्रिसिएशन इन दैट 140, 180 फिनिश गुड स्टॉक। उसके बाद क्या रहता? डेटर्स। अब इसमें से ऐसा दिया है कि इतने उधार, इतने नगद दिया है क्या? नहीं, तो पूरा उधार होगा, पूरा उधार होगा, ऐसा मान लेते हैं हम। सो डेटर्स एट कैश कॉस्ट, डेटर्स एट कैश कॉस्ट, तो कैश कॉस्ट है उसकी 180, कैश कॉस्ट है 180, ठीक है। प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करना, एट कॉस्ट बोला है उसने, ठीक है। तो कितने दिन की उधारी देते हैं सर? क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 1.5 महीना, 1.5 महीना मतलब 4500 इंटू 1.5 मंथ्स इंटू 180, सिंपल है ना कैलकुलेशन। फिर डेटर्स के बाद क्या आता? कैश। अब कैश सीधा नहीं दिया उसने, कैश सीधा नहीं दिया, क्या बोलता है? कैश कितना रखना है? कहीं तो भी दिया है ना, कैश टू बी हेल्ड 40% ऑफ करंट लायबिलिटी, जितनी करंट लायबिलिटी होंगी टोटल उसका 40%, यानी वो निकालने के बाद निकालना पड़ेगा। तो अभी छोड़ दो उसको, मतलब लाइन डाल के छोड़ दो। तो इसको कर लेते फिर अभी कैलकुलेशन, एक साथ कैलकुलेटर है कि फटाफट हो जाता। 4500 इंटू 2 इंटू 120, 10,80,000 आ रहा क्या कि नहीं आ रहा? रुपीज। फिर 120, 140, 150, 4500 इंटू 150, 6,75,000। फिर 4500 इंटू 180, 8,10,000 आ रहा क्या? 4500 इंटू 1.5 इंटू 180, 12,15,000 बराबर है। ये फिगर बाद में आएंगी, इसको ध्यान रखने का। फिर जगह छोड़ते जाओ, टोटल बाद में करेंगे। F टोटल करंट एसेट्स, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी ऐसा शॉर्ट में मत लिखना, CL कैजुअली हो जाता। करंट एसेट्स पहले क्या रहता? क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की उधारी कितनी है? क्या है? क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स वन एंड क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 1 मंथ। 1 महीने की उधारी है, तो 1 महीने की उधारी, तो 1 महीना मतलब 4500 यूनिट्स इंटू 1 महीना, और रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 120, 120। फिर उसके बाद ये हो गया क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। फिर क्या रहता? लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, कितना है? 1 महीने का, नेक्स्ट महीने में दे देना, उसको क्या बोलते? आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगेन ओ ऑब्लिगेशन नहीं लिखने का, केमिस्ट्री जो पढ़े उनको मालूम है, इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते, ठीक है। टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थैलिन इफ कलर चेंजेस टू, ठीक है। तो ये OS पूरा लिखने का। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने? 1 महीने की, 1 महीने की वेजेस यानी क्या? 4500 इंटू 1 महीना, वेजेस कितने? 20 रुपए। फिर क्या रहता? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बारे में क्या लिखा है? बोलो, ओवरहेड्स कितने इनके उधार है? ओवरहेड्स कितने इनके उधार है? प्रॉब्लम में पढ़ के बताओ, बोलो, ओवरहेड्स कितने इनके उधार है? अरे भैया उसने बोला ना क्रेडिटर्स आर 1 मंथ। अब ओवरहेड जो उधार देते हैं वो क्रेडिटर नहीं है क्या? अरे भैया MSCB का पावर ओवरहेड है,
ओवरहेड है कि नहीं? और पावर 1 महीने की उधार है, 1 महीने का क्रेडिटर्स बोला ना उसने, तो हमने ये मान लिया कि ऑल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग ओवरहेड्स। कुछ समझ रहे हैं क्या? वो क्रेडिटर्स 1 महीने के है ना, तो सारे क्रेडिटर 1 महीने के होंगे, तो इसको स्टार देके अजम्पशन नीचे लिख देने का। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इसको स्टार देके नीचे लिखना पड़ेगा, हमारा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसने क्रेडिटर्स 1 महीने के लिखा है, मतलब इंक्लूडिंग ओवरहेड्स के क्रेडिटर्स। तो 1 महीने के यानी 4,500 इंटू 1 महीना इंटू 40 रुपए इंटू 40 रुपए ओवरहेड्स। ठीक है, हो गया ना कि नहीं? और कुछ बचा है? टोटल करो। इसका नोट लिखने का याद दिलाना मेरे को, जो स्टार लगाया। टोटल करंट लायबिलिटी 4,500 इंटू 120, 5,40,000 आ रहा क्या? फिर 4,500 इंटू 20, 90,000 बराबर। फिर 4,500 इंटू 40, 1,80,000। टोटल हो गया 8,10,000 टोटल लायबिलिटीज। अब इसने बोला है कैश 40% ऑफ करंट लायबिलिटीज, बोला है ना, कैश टू बी हेल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ करंट लायबिलिटी। कैश 40% ऑफ करंट लायबिलिटी 8,10,000। तो ये आ गया 8,10,000 इंटू 0.4, 3,24,000। फिर टोटल करो, 3,24 प्लस 12,15,000 प्लस 8,10,000 प्लस 6,75,000 प्लस 10,80,000, 41,04,000 बराबर है क्या? फिर करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट के क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल माइनस 8,10,000, 32,94,000। फिर ऐड करना है कॉन्टिंजेंसी, सेफ्टी मार्जिन, ऐड सेफ्टी मार्जिन। अब ये एग्जामिनर अच्छा है, बदमाश नहीं है, सीधा बोला 15%, मतलब इसका 15% ऐड करना है। आफ्टर एडिंग सच कॉन्टिंजेंसी ऐसा नहीं बोला उसने, तो सीधा 15%। पिछले वाले में ऐसा बोला था, तो ऐड सेफ्टी मार्जिन 15%। काय का 15%? इसी का 15%, 4,94,100। फिर टोटल कर लो, 37,88,100। ये हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रुपीज, कंपनी का नाम यदि है तो ऊपर लिखने का, सबसे ऊपर। STN लिमिटेड कंपनी का नाम, सबसे ऊपर। हो गया? 10 मिनट में हो गया। 10 मिनट में 10 मार्क, क्या बुरा है? कुछ है क्या इसमें दम? बताओ, कुछ दम है क्या प्रॉब्लम में? नहीं, आसान है। लोग बोलते ये कठिन है। अभी कैलकुलेशन बारीक बारीक करने, करंट एसेट में करंट लायबिलिटी है क्या यार उसमें? बताओ ना मेरे को। डाउट पूछो, पूछो ना फटाफट, पूछे ना। नहीं पूछते? कुछ तो पूछे, कुछ भी नहीं पूछना। अब पहले प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम के टाइम में कितना फर्क पड़ा? इसको बोलते लर्निंग कर्व, मैथमेटिक्स का चैप्टर है लर्निंग कर्व। तो उन लोगों ने ऐसा पाया है, मैथमेटिक्स वाले लोगों ने, कि एवरी टाइम अ रिपीटेड थिंग इज डन, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू डू 2n units will be equal to total time per unit required to do 2n units will be equal to 80% of n units। छोड़
इसका मतलब यह है केवल कि एक जैसी चीज हम बार बार करते हैं तो ह्यूमन बीइंग लर्न करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम को ज्यादा टाइम लगता, दूसरे को और कम, तीसरे को और कम, चौथे को और कम, और कुछ टाइम के बाद लेवल में आ जाता। मतलब बार बार कम नहीं होगा। जैसे पहले प्रॉब्लम को 1 घंटा लगा, दूसरे को आधा घंटा, तीसरे को 15 मिनट, चौथे को 7 मिनट, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा उसका कर आता है। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट रहता है। व्हेन यू रीच द मैच्योरिटी, एक मिनिमम टाइम तो लगेगा ही ना प्रॉब्लम को भैया। हाँ बोलो। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बढ़ता नहीं जाएगा ना। डेटर्स को ज्यादा टाइम दे रहे हम तो बढ़ेगा काय को। आपके एवरेज डेटर्स इतने रहेंगे मानते क्या? डेटर्स में इतना पैसा फंसा रहेगा मानते क्या आप? फंसा रहेगा। और क्रेडिटर्स से हमारे को इतना पैसा मिलेगा फाइनेंसिंग, तो इसका जो डिफरेंस है उतना हमारा वर्किंग कैपिटल एज फार एज क्रेडिटर डेटर्स आर कंसर्न। और ये आप भूल रहे कि ये कितने दिन में पैसे देने वाले हैं? 1.5 महीने के बाद। तो 1.5 महीने के बाद हमसे वो पैसा फिर से आएगा ना। 1.5 महीने के बाद वो पैसा हम रिसाइकल कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता तो आपको डाउट क्लियर होगा। देखो इधर, आपको ऐसा कोई बता नहीं पाएगा, पहले बताता हूं मैं। देखिए इधर आपका जो है 1.5 महीने का उधारी है, बैठिए ना, 1.5 महीने का है, ठीक है। तो पर डे निकाल लो आप, पर डे निकाल लेते अपन। पर डे कितना होगा? कितने यूनिट बेचेंगे? 4500 यूनिट्स। क्या भाव से बेचेंगे? 180। कॉस्ट पे निकालना आपको, कॉस्ट पे निकालना 180 डिवाइडेड बाय दिन कितने हैं 1.5 महीने में? 4500 यूनिट पर मंथ है ना, सॉरी 4500 यूनिट पर मंथ है। तो 1 महीने में 4500 यूनिट बेचेंगे, 180 रुपए कॉस्ट है। तो पर डे कितना हो गया आपको? डिवाइड बाय 30 करो। 4500 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 30, 27,000। तो इसका मतलब आपका क्रेडिट सेल्स जो है रोज का, क्रेडिट सेल्स जो है वो रोज का, क्रेडिट सेल्स जो रोज का 27,000 का है एट कॉस्ट, बराबर है, रोज का। अब ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने आराम करते नहीं, एकदम 1.5 महीने के बाद एक ही गिराई आता चला जाता, फिर 1.5 महीने के बाद दुकान उघड़ते, ऐसा रहता क्या? बोलो नहीं। 1.5 महीने की उधारी है, मतलब आज जो माल ले गया वो 1.5 महीने के बाद देगा, कल जो माल ले गया वो 1.5 महीने के बाद देगा पैसा। तो ये डायग्राम निकालते हम, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं अपन, मैथ्स में पढ़े थे। देखो मान लो कि ये हमने आज शुरुआत किया 0, ठीक है, फिर ये 0, फिर 1 मतलब एंड ऑफ फर्स्ट डे, 0 मतलब आज का सवेरे, 1 मतलब आज का शाम, क्लोजिंग ऑफ द शॉप। तो डेटर्स कितने हो जाएंगे? एक दिन में माल कितना बेचेंगे? 27,000 का, 27,000। सेकंड डे को क्या होगा? आउटस्टैंडिंग क्या होगा? सेकंड डे का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? पहले दिन 27,000 का माल बेचा, दूसरे दिन और 27 का बेचेंगे, तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? अरे 27, 54, 27 2 जा 54, नहीं होगा कि नहीं? 54,000 आउटस्टैंडिंग डेटर्स का आपका आउटस्टैंडिंग 54 दिखेगा। तीसरे दिन आपने और माल बेचा 27 का, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा? 81,000। ऐसा करते करते 1.5 महीने की उधारी है आपकी, तो 1.5 महीना ने 45 डेज, तो 45th डे को ऐसा करते करते 45th डे को क्या होगा? 27,000 इंटू 45, 12,15,000 उधार दिखेंगे, 12,15,000 उधार दिखेंगे। और 46वें दिन क्या होगा? पहले दिन जो माल बेचा था उसको 45 दिन हो गए ना भैया, हो गए कि नहीं हो गए? तो 46वें दिन ये 27,000 माइनस होंगे, इसमें से डेटर्स पैसे देगा ना, और नया कोई तो माल लेके जाएगा, तो इसमें क्या होगा? 12,15,000 प्लस 27,000 माइनस 27,000, मतलब कितना? 12,15,000। फिर 47वें दिन क्या होगा? फिर से पुराने इसको 45 दिन हो गए सेकंड डे को, तो ये चौथी, इसमें से जो 27 है सेकंड डे को जो माल बेचा था वो वापस आएगा पैसा, और नया माल कोई तो भी और ले जाएगा, वो स्वयं आदमी भी ले सकता है। कौन लेता है इसकी प्रॉब्लम नहीं, डेटर्स तो टोटली इतने हो गए। तो इसका मतलब इसके आगे ये पूरे डेटर्स 12,15,000 12,15,000 ऐसा कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? पूरे साल भर रहेगा, पूरे साल भर रहेगा। अच्छा, ये हमने माना कि आज हमारी कंपनी शुरू हो गई, उसने थोड़ी बोला इट इज न्यूली कमेंस, बोला है क्या?
नहीं, इसका मतलब इसके पहले से चालू है ये ऐसा, मतलब ये पहले दिन से उसमें हमारे फंसे हैं 12,15,000, 12,15,000, 12,15,000। सो थ्रू आउट द ईयर मेरे 12,15,000 फंसे हैं डेटर में, फंसे हैं डेटर में, समझ रहे कि नहीं? वैसे क्रेडिटर का हिसाब करो, पूरे साल भर में हमारे क्रेडिटर में फंसे, क्रेडिटर ने हमें उधारी दी 5,40,000, 5,40,000 के आगे बढ़ेगा नहीं, और ये 12,60,000, 15,000 के आगे बढ़ेगा नहीं, ये 12-15 के आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? पुराने पैसे आएंगे। हाँ, वो कब बढ़ेगा? जब हमारा सेल ही बढ़ेगा। जो हमने माना था कि 27,000 पर डे बिकेगा, यदि हमारा रेगुलरली 27 की जगह 35,000 हो गया तो बढ़ेगा। वो तो जाहिर है, प्रोडक्शन एग्री एक्टिविटी लेवल बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा ही। बट ऐसा तो इसने बोला नहीं ना कि हमारा बढ़ने वाला है करके। तो आपका जो कहना था कि हम ज्यादा दिन की उधारी देते हैं और कम दिन की उधारी लेते हैं, इसलिए हमारा वर्किंग कैपिटल ऐसा फूकते जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। समझा इतना? हैव यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? इसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। गोइंग कंसर्न है मतलब ये आज से नया थोड़ी शुरू हुआ, बहुत पहले से चालू है। इसका मतलब पहले दिन भी, यानी ये साल भर में भी 12-15 रहेगा, अगले साल भी 12-15 रहेगा इन्वेस्टमेंट, और अगले साल भी 12,15,000, परमानेंट 12,15,000 रहेगा। दैट इज द मीनिंग। समझ रहे? ठीक है, कोई डाउट है तो बोल। और बीच में आपका ग्रोथ हो गया, मान लो कि सेल बढ़ गया। अब सेल बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे? नहीं रे हम 4,500 से ज्यादा यूनिट नहीं बेचेंगे। क्यों? बोले हमारा वर्किंग कैपिटल उसके हिसाब से। अभी वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? तो हम बोलेंगे तो रखो बाजू वर्किंग कैपिटल तुम्हारा। तो आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? उधर बैंक में पैसे नहीं रहेंगे आपके, करंट अकाउंट में पैसे खत्म होंगे, करंट अकाउंट में पैसे खत्म, और नया रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेट करके ऐसे कैसे खत्म हो गए पैसे? तो पता चला इधर सेल बढ़े तो उधारी बढ़ी, तो डेटर बढ़े तो इसलिए पैसा कम पड़ रहा। फिर एप्लीकेशन बनाएंगे बैंक के लिए, एप्लीकेशन देंगे कि भाई वी हैव बीन वर्किंग एट सो मच कैपेसिटी, नाउ दैट वी हैव इंक्रीज आवर सेलिंग कैपेसिटी, वी नीड फर्दर वर्किंग कैपिटल, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल सो मच। पुराना वर्किंग कैपिटल था 37,88,000, रिवाइज वर्किंग कैपिटल इज 50 lakhs, therefore एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 13 lakhs may please be granted। और वो फिर बोलेंगे ठीक है, तुम्हारा स्टॉक रजिस्टर बताओ, तुम्हारा बैलेंस शीट बताओ, सीए सर्टिफाई करके लाओ, और डेटर्स के बुक बताओ, ऑर्डर बुक बताओ। ये सब देख के बैंक वाला वेरीफाई करेगा कि सच में तुम्हारा वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, एक्टिविटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। बढ़ी है तो ग्रांट करेगा वर्किंग कैपिटल। ठीक उल्टा भी हो सकता है, धीरे धीरे मंदी आ गई, माल नहीं बिक रहा, कम बिक रहा, तो आपके करंट अकाउंट में ये पैसे पड़े रहेंगे भकाभक कि पुराने लोग पैसे दे रहे हैं, नए वाले माल नहीं ले रहे। तो क्या होगा? करंट एसेट में पैसा भगाभग जमा होते जाएगा, करंट एसेट में ब्याज नहीं मिलता, तो बोले इतना कैसा पैसा जमा हो रहा है कैश, तो एक्टिविटी लेवल कम हो गई तो आप वर्किंग कैपिटल भी कम कर लो। वो आपको कम कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बैंक वाला वैसे ही कम कर देता। जैसे बैंक वाले के ध्यान में आता कि तुम्हारा बिजनेस कम हो रहा है, वैसे ही वो आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट कम करते जाता है। इसलिए बैंक आस्क फॉर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट एवरी वीक। हर फ्राइडे को बैंक का फोन आता है कि भैया वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बना के दो, तो आपको बना के देना पड़ता। करंट एसेट कितने हमारे एज पर एक्चुअल, करंट एसेट बैलेंस शीट में कितने, करंट लायबिलिटी कितने, वर्किंग कैपिटल इतना है। और वो देखता है कि आपको लिमिट 10 लाख की है और आपका वर्किंग कैपिटल करंट 5 लाख का ही है, वो खटक से एक पेन के स्ट्रोक से आपको वर्किंग कैपिटल कम कर देगा और आपको एक इंटीमेशन दे देगा कि सिंस देयर इज अ डिक्रीज इन योर एक्टिविटी, योर वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिवाइज डाउनवर्ड बाय 5 लाख रुपीज। दैट्स इट। तो ये हर हफ्ते चलता है। रीजन ये है कि आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे लेते लेते जाएंगे बैंक से और अपनी गाड़ी लेंगे, घर बनाएंगे, लड़की की शादी करेंगे, तो डूब जाओगे ना आप ही एक दिन, और आप डूब गए तो बैंक के पैसे डुबाने हैं। तो पहला प्रिंसिपल है फाइनेंस का, द मनी मस्ट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज टेकन। लोन जिस चीज के लिए आप ले रहे हो उसी चीज के लिए यूज करना है। ये नहीं बोलने का तुमने लोन दिया ना, तुम्हारा काम हो गया, वापस तो मैं कर रहा हूं ना, मेरी मर्जी, मैं उसमें कुछ भी करूं। बोले हट, तेरी मर्जी नहीं, ये फ्रॉड हो जाता है। दिस इज अ फ्रॉड इन द आइज ऑफ बैंक, इट इज अ फ्रॉड। इट इज अ फ्रॉड कि आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया और उसमें से गाड़ी खरीद लिया, भले बिजनेस के नाम से खरीदा होगा, तब भी वो फ्रॉड है। और आपने गाड़ी के लिए लोन लिया और उसमें बिजनेस को डाल दिया, वो भी फ्रॉड है। जैसे मैं घर के लिए लोन लेता हूं, घर के लिए लोन सस्ता मिलता है, 8.8% से मिलता है, बिजनेस के लोन महंगा मिलता है, 12-13% से मिलता है। तो मैं क्या करूंगा? सस्ता मिलता ना, घर के लिए लोन ले लो, घर लो ही मत, सारा पैसा बिजनेस में डाल दो। 1 करोड़ लोन लिया बिजनेस घर लेने के लिए, हाउस बिल्डिंग एडवांस, और वो उधर पूरा बिजनेस में डाल दिया।
बढ़िया बढ़िया काय का, वो जब तक के तुम घर लेते नहीं, जब तक के रजिस्ट्री होती नहीं, और जब तक कि वो रजिस्ट्री बैंकर के नाम से मॉर्गेज नहीं होती, तब तक वो चेक नहीं देता बैंक वाला। इतने भारी लोग है वो। सो इफ यू रियली बाय अ हाउस, इवन इफ यू आर अ सर्विसमैन, they know that in the remote possibility also you are not going to do any business. तब भी प्रोसीजर ये है कि 25% आपका जमा करो, डायरेक्ट लैंडलॉर्ड को दे दो, जिससे मकान खरीद रहे हो उससे 25% दे दो, 75% बैंक लोन देगा, लेकिन वो 75% का चेक वो जो सेलर है वो सेलर सेल डीड साइन करेगा, ओरिजिनल डीड बैंक का आदमी लेके जाएगा और उसके बाद वो चेक देगा, और उसको पहले साइन करना पड़ता सेल डीड के ऊपर। तो वो बोलेगा भैया मेरे को तो पैसे मिले नहीं, मैं सेल डीड पे कैसे साइन करूंगा, बोलेंगे कि नहीं। तुम्हारा मकान बेच रहे, बैंक वाला बोल रहे पहले तो साइन कर, बाद में मैं पैसा देता। साइन करेंगे क्या? करते लोग, क्योंकि बैंक बोलता कि ये देख तेरे नाम से चेक बना है, इसकी जेरॉक्स ले ले, जेरॉक्स ले ले, तेरे नाम से चेक है, बैंकर्स चेक है, वो तो नहीं बाउंस होता, बैंकर्स चेक है, तेरे नाम से है, ये कॉपी है चेक की, ये रख, सही कर, और रजिस्ट्रार ऑफिस में सही किया कि तुरंत मेरे यहां आ जा, ओरिजिनल सारे दे दे मेरे को डॉक्यूमेंट, और चेक लेके जा तुरंत। ये प्रोसीजर है उनका। ये इतना क्यों टफ है? पहले दे देते थे वो, पहले ऐसे अप्लाई करो दे देते थे, तो लोगों ने ऐसे दिखाने शुरू किए नखरे कि लोन ले रहे घर के लिए, और उसमें से शादी कर रहे लड़की की, और फिर डुबा रहे, फिर खुद भी रास्ते पे आ रहे, बैंक को भी रास्ते पे ला रहे। होता है ना ऐसे, वो कितने कितने फ्रॉड हो गए ना अभी। वो पीएम कौन सा, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, फिर वो डीएफएल, बहुत सारे हैं। ये ऐसे ही हो गए कि लोगों ने पैसे उठा उठा के लोन ले लिए और डुबा दिए। वो माल्या ने डुबाया, वो मोदी ने डुबाया, वो नीरव मोदी ने डुबाया, अभी सारे लोगों ने डुबाया। तो जो हम लोगों जैसे जो लोग रहते, जो फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं, उनके पैसे पे टाच आती ना भाई। अल्टीमेटली बैंक वाले के पास हमने रखे, उन्होंने किसी को दे दिया, वो किसी और ने डुबा दिए, तो बैंक हमारा भी डुबाने वाला है। वो तो चक्र है, कोई उपाय नहीं उसके लिए। पीएमसी बैंक के सारे डिपॉजिटर को विड्रॉल पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया, यू कैन नॉट विड्रॉ पैसा। रिजर्व बैंक ने नोटिस निकाल लिया कि जिनके डिपॉजिट है विड्रॉ नहीं कर सकते। और वो हमारे पैसे, वो नहीं मालूम क्यों नहीं कर सकते, बैंक के पास ही पैसे नहीं, डूब गया ना पूरा, कहां से देंगे बेचारे, कहां से देंगे बेचारे। आर यू फॉलोइंग दिस? समझ रहे क्या? तो ये ऐसा रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक के लिए डिफॉल्ट हो गया, किसी ने एक के लिए डिफॉल्ट हो गया कि बाकी सारे लोग पैसे मांगने आ जाते, तो डूबने वाला भी नहीं होगा तो डूब जाता आदमी। जैसे मान लो कोई सावकारी का धंधा करता है और पता चला कि भाई इनके पैसे, इनका चेक बाउंस हो गया, हमने इनको वापस किया तो पैसा, इनका चेक बाउंस हो गया, ये 10 लोगों को बताता है, और जो बाकी 100 लोग जो है जिनको पैसे की जरूरत नहीं, वो भी बोलते नहीं हमको तुरंत होना, क्योंकि बाद में डूब जाएंगे बोले। तो डूबने वाला नहीं भी तो डूब जाता पैसा। ये ठीक हुआ था 1947 के बाद विद द पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक देन ऑल्सो इट वॉज अ नेशनलाइज, गवर्नमेंट टाइप की बैंक थी, गवर्नमेंट की नहीं थी तब, प्राइवेट थी, बट बड़ी बैंक थी। स्टेट बैंक के बाद नेक्स्ट बड़ी बैंक थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। स्टेट बैंक का नाम तब इंपीरियल बैंक था। तो पंजाब नेशनल बैंक वॉज अ बिग बैंक, लेकिन उसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में था, इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। तो पार्टीशन हो गया तो उसका हेडक्वार्टर गया पाकिस्तान में। तो इंडियन लोगों में आ गया, अरे भाई ये बैंक के तो हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, अपने पैसे मिलेंगे नहीं। तो लोगों ने क्या किया, स्टेट बैंक के ब्रांच के सामने लाइन लगाना शुरू किया, वो पैसे विड्रॉ ना, हमारे जितने भी फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट, सेम सब विड्रॉ के लिए लाइन लगे। अब उसको यदि पैसे नहीं दे तो और पैनिक हो जाते लोग। तो स्टेट बैंक का तब का जो चेयरमैन था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो और एसबीआई का जो चेयरमैन था, उन्होंने आपस में समझौता किया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, लोग पैसे विड्रॉ करेंगे कोई भी गांव में, पंजाब नेशनल बैंक से विड्रॉ करेंगे, रखेंगे कहां? स्टेट बैंक में। 2 ही बैंक थी तब ज्यादा, ठीक है। तो बोले सारे ब्रांच मैनेजर को तुम इंस्ट्रक्शन दे दो स्टेट बैंक के कि पंजाब नेशनल बैंक का आदमी आएगा तो उसको कैश जितनी चाहिए उतनी विड्रॉ करने दो ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इधर लोग स्टेट पंजाब नेशनल से विड्रॉ करते थे लाइन से, उधर स्टेट बैंक में डालते थे, और स्टेट पंजाब नेशनल का ब्रांच में आके वहां से पैसे विड्रॉ करके फिर से लाइन में लगे लोगों को बांटता था। तो उन्होंने 24 आवर्स काउंटर ओपन रखे, पंजाब नेशनल बैंक ने 24 आवर्स काउंटर ओपन, जिसको भी चाहिए पैसा मिलेगा, जिसको भी चाहिए पैसा मिलेगा। तो लोगों में शांति हो गई, नहीं बोले पैसे डूबने वाले नहीं है। तो फिर वो रश कम हो गया। दैट्स हाउ द बैंक वाज सेव्ड। यदि वो एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में समझौता नहीं होता था तो वो बैंक तभी डूब जाती थी। 47 में पंजाब नेशनल बैंक डूब जाती थी, क्योंकि बोले हेडक्वार्टर तो उधर गया पाकिस्तान में।
तो ये प्रॉब्लम रहते हैं। तो बहुत बार क्या है, डिफॉल्ट जो होता है, एक के साथ डिफॉल्ट हो गया कि हो गया, मार्केट में हवा फैल जाती। एक चेक तुम्हारा बाउंस होने दो, जैसे पीएच मिटकर ने किसी को चेक इश्यू किया, एक बाउंस हो गया, मार्केट में हवा हो जाती, पैसे नहीं बोले आजकल उनके पास, कुछ तो भी है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे कोई पैसा नहीं देता फिर मार्केट में तुमको, इसलिए अपना चेक कभी भी बाउंस ना हो, ये कभी भी ध्यान रखना चाहिए। और जो डेट को पेमेंट जिसको प्रॉमिस किया है, उस डेट को उसको पेमेंट होना ही चाहिए। ये जिंदगी में ध्यान रखो, दैट बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी इन बिजनेस, ये कभी भी ध्यान रखना। तो अपना चेक कभी बाउंस ना हो, इसकी ध्यान रखना, कभी भी नहीं। तो जब तक बैंक में एक्चुअल पैसे नहीं, तब तक चेक ही इश्यू नहीं करने का। ऐसा नहीं पोस्ट डेट चेक दे दिया 15 दिन के बाद का, फिर सोचेंगे 15वें दिन फिर उसको फोन करेंगे, अरे यार तेरे को चेक तो दिया लेकिन बैंक में पैसा नहीं, जरा बाद में प्रेजेंट करना। हो गया, मार्केट में नाम खराब हो जाता कि भैया पोजीशन उनकी ठीक नहीं है। फिर देने वाला भी उधार है तो देता नहीं, और लेने वाला पहले से मांगने को आता, दे दो बोले हमारे पास दे दो। तो ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का तरीका है कि भाई नेवर एवर योर चेक शुड बाउंस। ठीक है, अब ये इसका जो नॉलेज रहता है फाइनेंस वालों को, उससे भी कभी गड़बड़ हो जाती है। हमारा एक कलीग था वेस्टर्न कोलफील्ड में जब काम करता था, नबीरा नाम से, और फाइनेंस मैनेजर था, और वो हर किसी से उधार लेता था। मतलब जो भी कलीग जितने भी है, अरे यार 10,000 रुपये देना, मैं तेरे को 2 तारीख को दे दूंगा। और उसकी खासियत ये थी कि 2 तारीख को बराबर ला के देता था, बराबर ला के देता था। अब आपको 2-4 बार दे दिया तो आपको विश्वास हो जाता था। अच्छा, आप ब्याज मांगेंगे तो ब्याज भी देता था, ब्याज भी देता था 1% पर मंथ, 1.5% पर मंथ। ठीक है, तो सब लोगों के पास जाता था, 10,000, 20,000, 40,000, बहुत लोगों से मांगता था। लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी थी कि बोले जिस दिन इसको बोला ना, उस दिन बगैर मांगे वो पैसे लाके देता है। अब वो उसकी क्रेडिबिलिटी उसने एस्टेब्लिश कर ली। एक बार मेरे पास भी आ गया मांगने के लिए कि बोले वो सर, बोले वो मेरे को थोड़ा सा 20,000 रुपये चाहिए। मैंने बोला मैं देता हूं, काय के लिए चाहिए बताओ। नहीं, बोले दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने बोला यू आर बेगिंग फॉर मनी एंड यू आर टेलिंग मी नन ऑफ योर बिजनेस, आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू अनलेस यू टेल मी द रीजन। नहीं बोले रीजन तो नहीं बताऊंगा, देना हो तो मत दो। मैंने बोला नहीं, इतनी ठसन थोड़ी रहती बोला पैसे मांगने वाले की, इतनी ठसन, देना है तो दोनों मत दो। मैं तेरे को तो पूछूंगा तो सही, भले मैं ब्याज नहीं मांगूंगा बोला तेरे को, आई विल नॉट आस्क फॉर इंटरेस्ट, बट तेरे को पैसे का को चाहिए, बिकॉज यू आर अ मैनेजर, 60-70 हजार उस जमाने में पगार है, और तेरे को 10,000, 15,000, 20,000 बार बार लगते हैं, ये क्या बात है। बोला आई मस्ट नो। बोले इट इज नन ऑफ यू। बोले नन ऑफ नहीं, पैसे मांगने को आया इसलिए पूछा, अब तक पूछा गया नहीं। बोले फिर उसके बाद ऐसा चलते रहा 2-4 महीने, और फिर एक बार क्या हुआ, पेपर में न्यूज आया सब्बरे उसने हैंग कर लिया खुद को घर में उसके। बाद में पता चला कि वो खुद अलग रहता था, फैमिली अलग रहती थी, फैमिली परेशान थी, उसको जुआ खेलने की आदत थी, आईपीएल में पैसे लगाने की आदत थी, क्रिकेट मैच में पैसे लगाने की आदत थी। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुई, उसमें लंबे तरीके से वो पैसे लगा दिए उसने, और डूब गया। अब डूब गया तो इतने सारे लोगों से पैसे लेके रखे, ही हैज हैंग हिमसेल्फ। लेकिन अकाउंटेंट ओरिजिनल था वो अकाउंटेंट, उसने क्या किया, लेटर लिखा है, सुसाइड नोट, उसमें सबके नाम लिखे कि मेरे को इसको इतने देने हैं, इसको इतने देने हैं, इसको इतने देने हैं, टोटल 60 लाख रुपए। ठीक है, फिर मेरे को ग्रेच्युटी के इतने मिलने वाले हैं मरने के बाद, पीएफ के इतने मिलने वाले हैं, शॉर्टेज 20 लाख, शॉर्टेज 20 लाख, देने के 60 लाख, मरने के बाद ग्रेच्युटी पीएफ क्या लेंगे 40 लाख, शॉर्टेज 20 लाख। और उसके लिए सबकी माफी मांगी कि ये 20 लाख मैं आपके नहीं दे पाऊंगा, तो ये जो आएंगे 40 लाख ये प्रोपोर्शनेटली बांट लेना आप लोगों ने, जैसा लिक्विडेशन में होता है ना कंपनी के। ओरिजिनल अकाउंटेंट। ठीक है, हुआ यूं कि सुसाइड नोट पुलिस के हाथ में लगना ही है। पुलिस वालों ने सारे लोगों को तंग किया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तुम्हारे वजह से जो आदमी ने सुसाइड किया, तुम बार बार उनको पैसे मांगते थे, प्रूफ है बोले हमारे पास। हो गए, लेने के देने पड़ गए। अब वो उनको पैसे तो मिले ही नहीं, ऊपर से पुलिस वाले तंग न करे, इसलिए सबको लाख लाख 1.5 लाख पुलिस वाले को देना पड़ा। ठीक है, ये ओरिजिनल अकाउंटेंट होने के प्रॉब्लम्स रहते हैं कि उसको मालूम है क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करना पड़ता है, तो बराबर क्रेडिबिलिटी बराबर बिल्डअप किया, जिसको जब चाहे तब पैसा बराबर वापस करता था। और लोग भी देता है, बैच के समय देता है, पैसे देते थे, तो काफी लोगों के पैसे डूब गए, काफी लोगों के डूब गए पैसे। तो ऐसा भी होता है, इसलिए फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस, पैसे किसी को चाहिए, काय को चाहिए बता, काय को चाहिए बता। हाँ, उसने घर में कोई सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑल राइट, 20-50 रुपये चाहिए दे दिए, ऑल राइट। लेकिन वो बोलेगा कि मेरे को वर्ल्ड टूर को जाने का है,
काय को जाता भैया, पैसे नहीं है तो उधार ले काय के लिए जाता. देर आर फूल्स हु टेक द लोन फॉर गोइंग ऑन वर्ल्ड टूर. एसओटीसी वगैरह जो है, थॉमस कुक वगैरह, उनके स्कीम है इंस्टॉलमेंट पे आप जा सकते हो, यानी आप जाके आओ और पैसे भरते रहो 2 साल तक. कितनी बेवकूफी है, किसने पैसे नहीं, वर्ल्ड टूर को जा रहे. किसने बोला अपने इंडिया में तो कितना देखने लायक है, वो तो नहीं देखा पूरा, काय को वर्ल्ड टूर जाते फालतू. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि लोन लेना नहीं, ऐसा नहीं, बट टेक द लोन फॉर द एसेट विच कैन जनरेट मोर वर्थ देन इट कॉस्ट. तो एसेट की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा यदि वो चर्निंग आउट करके पैसा देने वाला है तो ऐसे एसेट के लिए आप लोन ले सकते हो. ले नहीं सकते ऐसा नहीं है, बट ऐसा कोई भी, लड़की की शादी करना है लोन, लड़के की शादी करना है लोन, बर्थडे करना है लड़के का, ऐसे देखे लोग, बर्थडे करना है लोन, और लोन लेके बर्थडे कर रहे हैं. काय को करते बर्थडे, सभी लोग जन्मते, सभी का बर्थडे आता है क्या उसमें. तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि यू हैव टू बी पर्टिकुलर. दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, किसी में पैसे है तो थोड़ा बहुत खर्चा करो, वो भी सेविंग करने के बाद. चलिए, तो आज इतना ही. कोई डाउट है तो पूछिए. क्वेश्चन नंबर 3, 4 होमवर्क. 5 इधर पूरा नहीं है इसलिए 5 होमवर्क नहीं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए करके लाना है आपको. करते आएगा? हेलो, आएगा ना? चलिए, तो 2 और 3, 2 तो हो गया, 3 और 4 होमवर्क. बाकी मटेरियल आपको कल मिल जाएगा, डोंट वरी. नहीं तो बोले एक ही पन्ना दिया. ठीक है, होमवर्क करो, डाउट है तो लेके आइए. हाँ, ये नोट लिखने का रहेगा ना. देखो, पहले याद दिलाने का, ये नोट लिखने का रहेगा. लिखो आप स्टार. It is given that creditors give credit of 1 month. It is given that creditors give credit of 1 month. It is given that creditors give credit of 1 month. So we have assumed that this is applicable to creditors for overheads also. So we have assumed that this is applicable to creditors for overheads also. बस, कि क्रेडिटर मतलब जनरल टर्म है, किससे भी आप उधार लेते हैं तो आपका वो क्रेडिटर हो गया. चाहे आप रॉ मटेरियल लो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी लो, चाहे कुछ भी लो, चाहे रिपेयर्स मेंटेनेंस हो, उधार उधार. चलो आगे बोलो. कोई डाउट्स है तो लेके आइए. आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स. प्लीज ब्रिंग एनी डाउट्स. नहीं, नोटबुक नहीं मिलेंगे ना. नहीं मिलेगी ना. अकाउंट्स में मिलेगी आपको. नहीं तो फिर नहीं मिलेगी ना.